गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सब लोग तैयार हैं? आज से आगाज करेंगे इस कोर्स का प्री श्योर। 120 डेज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और इस साल अपियर होने वाले हैं सब लोग मेंस लिखेंगे और मेंस के बाद अपने हाथ में लगाओ। मेंस हमें पता है कि मेंस कैसे निकालना है, बट अभी स्टार्ट करेंगे हम प्रीलिम्स वाला पार्ट। सो एज ए फैकल्टी ऑफ पॉलिटी सेमिनार में आई होप कितने लोग थे उस दिन? मोस्टली लोग थे, मतलब मोस्टली लोगों ने देखा होगा मुझे। ठीक है, कई लोग फर्स्ट टाइमर भी होंगे। तो मेरा नाम अभिषेक जैन है एंड चाणक्य से काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपसे पहले 18-19 के जो बैचेस थे यहाँ पर पॉलिटी आईआर वो मैंने ही कंप्लीट करवाया था एंड ये यूपीएससी का लगातार मेरा दूसरा इंटरव्यू है एंड फरवरी में मुझे इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है एंड काफी लंबा एक्सपीरियंस है यूपीएससी को लेकर। एंड मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि प्रीलिम्स एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी को टफ भी लगेगा और किसी को काफी सिंपल भी लगेगा। तो मेरा यहाँ पर काम है कि किस तरह से उस प्रोसेस को आप लोगों के लिए काफी सिंपल मैं बना सकूं। और आप लोग देखोगे आज का जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से आने वाले 120 डेज में आपको अपने आप का असेसमेंट करना है। प्रीलिम्स कुछ भी नहीं है, अपना असेसमेंट करोगे और किस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस पर अप्रोच बनानी है। आज काफी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, हमें नहीं आते तो भी हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी स्ट्रेटजी आज के लेक्चर में अपन देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया कि अपने आप को जज करने के लिए आपको अपना एक असेसमेंट चार्ट बनाना पड़ेगा। 4 महीने में आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये अटेम्प्ट नहीं करना है कि मुझे आता है, ये हो गया। चारों क्वेश्चंस, चारों जो ऑप्शंस होगा उनका हम कैसे एनालिसिस करेंगे और वहां से कैसे नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस 2015 से 2022 में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से यूपीएससी ने रिपीटेटिवली पूछे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आज अपन 2015 का जब अपन देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर किसी ने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो 2-3 बार तो यूपीएससी 15 से 22 में इसको पूछ चुकी है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया हो। और कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, इतना सा पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक फीचर होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर आपको इतना सा पता है तो 4 ऑप्शंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इस वाले नॉट ऑडिबल। अभी एक बार चेक कीजिए सभी ऑनलाइन स्टूडेंट, सभी को वॉइस प्रॉपर मिल रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए सब लोग। ओके, थैंक यू, ऑडिबल है। सो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा हमारा 120 डेज का, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल हैं और इस प्रिपरेशन को जैसा हम आप लोगों को गाइड करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मेरे लिए प्रीलिम्स बहुत इजी पार्ट रहा है और नहीं पढ़ के भी मैं प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ, वो एक एक्सपीरियंस है अपना। लेकिन किस तरह से अपन को एक बेसिक स्ट्रेटेजी बनानी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ये 15 से 21 वाला जो फेज है, इसी फेज के अंदर मैं रहा हूँ, इसी फेज के अंदर पूरी प्रिपरेशन हुई है। आप लोगों को तो इतना अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी तो कोई बताने वाला भी नहीं था। अब इस एग्जाम से इतना वेल वर्स हम लोग हो चुके हैं कि हमें पता है कि कहां पर ऐसी चीजें हैं। तभी मैंने आप लोगों को बताया यूपीएससी कुछ भी नया आप लोगों के लिए नहीं लेके आएगी अगर आप इस एग्जाम की डिमांड को समझ जाते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब जितना यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें फुलफिल करना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो, गारंटी है। मेंस में भी मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ बहुत शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं, वैसे ही प्रीलिम्स के लिए जो ये सारे हैंडआउट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है, उन हैंडआउट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना है और साथ साथ में
आप लोगों को मैं गाइड करता रहूंगा कि किस तरह से हमें पूरी प्रिपरेशन को हमें बहुत आसान बनाना है। अब चलो पॉलिटी की अपन बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पिछले 5-7 साल के अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे तो एक टर्म यूपीएससी ने काफी यूज की है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार। कितने सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी ने टर्म यूज की है और वहां पर आप लोग फंस जाते हो कि ये भारत के संविधान में लिखा है या नहीं लिखा। तो आपको बहुत जनरल पॉइंट्स में वहां पर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती है, क्या क्या चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यूपीएससी ने पॉलिटी के अंदर काफी बेसिक्स क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए हैं, जो आपने पिछले 4-5 सालों के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा। यूपीएससी ये भी पूछ देती है कि राइट्स और ड्यूटीज में क्या कनेक्शन है। आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन था कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से सह संबंधित है। जो आपके राइट्स है, अधिकार हैं, और जो आपके कर्तव्य है, दोनों एक दूसरे से सह संबंधित है, जुड़े हुए हैं। पिछली बार 2021 में यूपीएससी ने सिंपल सा स्टेट की डेफिनेशन पूछ लिया कि स्टेट क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा नेशन वर्ड तो बाद में आया है, पहले ग्रीस के अंदर नेशन स्टेट वर्ड यूज किया जाता था। तो स्टेट का बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको मैं अगर मैं बताता हूँ, स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब एक टेरिटरी होगी, एक भूभाग होगा जहां पर रहने वाले कुछ लोग होंगे, ठीक है, वहां पर उनका एक गवर्नेंस सिस्टम या उनकी गवर्नमेंट होगी, और वो बेसिकली सॉवरेन होगी। सॉवरेन का मतलब कोई वहां पर एक्सटर्नल कंट्रोल या कोई बाह्य शक्तियां वहां पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाएगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है जो यूपीएससी ने पूछा, बट ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि वहां पर एलिमिनेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पिछली बार भी 2 ऑप्शंस थे जो काफी क्लोज थे, सिर्फ एक टर्म थी जिसके बेसिस पे वो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था। वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कि स्टेट की डेफिनेशन वाला। और बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स, वो क्या है। सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सारी क्लास आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोगों को एंगेज रखना है। एंगेज रखने का मतलब आप लोगों को आंसर करना है। मेरा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं या नहीं। आपके जो मौलिक अधिकार है वो राज्य पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या किसी भी प्रकार का अंकुश लगाते हैं या नहीं। Yes, sir. क्योंकि आपने देखा, सिंपल सी चीज सोचना, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हैं। अगर सोचो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या होता? स्टेट डेस्पोटिक बन सकता था, स्टेट की तानाशाही आ सकती थी, स्टेट एब्सोल्यूट हो सकता था। तो हमने क्या किया कि स्टेट को हमें एब्सोल्यूट नहीं होने देना है, हिटलर वाला स्टेट नहीं बनने देना है। तो स्टेट पर हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, स्टेट से कुछ अधिकार मांगेंगे जिसको वो हमें हमसे छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस हो, ठीक है। जनरल केसेस के अंदर स्टेट को वो हमें राइट्स देने ही पड़ेंगे। तो आपने देखा होगा राइट्स वाला क्वेश्चन आया था कि राइट्स किस पर क्लेम है, राइट्स का क्लेम आप किस पर करोगे? आपको अधिकार है, लेकिन अधिकार का दावा करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए। किससे अधिकार मांगोगे आप? फिर उसी को लेकर यूपीएससी ने एक बहुत सिंपल पूछ लिया कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक कौन है? क्यों? आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट मैटर आप देखो ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है, जिसको अभी जो हमारी 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने 4:1 से उसको लीगल करार दिया, लेकिन उसको चैलेंज किया गया कि इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16, क्योंकि मैं चैलेंज तो कर सकता हूँ कि मेरे इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी टर्म देगा, जैसे बोल दिया जुडिशियल रिव्यू, जैसे बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर, और आपसे पूछेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है या नहीं है। कोई भी टर्म आपको दे देगा, जैसे मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं, बजट, ठीक है, आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आर्टिकल 110 या आर्टिकल 112, 110 इज मनी बिल,
और 112 आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर मैं आपको बोल दूं बजट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये पूरा एनालिसिस है कि यूपीएससी किस टाइप के पैटर्न पर चल रही है। आप किसी भी साल का पेपर उठाना यही पैटर्न आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, जो आपकी जो डायनामिक पोर्शन है, जैसे कि यूपीएससी ने पूछा कि चीफ सेक्रेटरी, सब लोगों ने नाम सुना है, जो हमारा मुख्य सचिव होता है, जिस राजस्थान के मुख्य सचिव या किसी भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा कि चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। मतलब आप देखोगे कि जब ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, कोचिंग वाले सब कोई लोग बेसिकली श्योरिटी से नहीं बोल पा रहा था कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो हमें वेट करना पड़ा यूपीएससी के आंसर की का, क्योंकि ऑर्डर तो गवर्नर के नाम से इश्यू होता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर है। ऑर्डर निकलेगा बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर या बाय द साइन ऑफ गवर्नर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसका ऑर्डर जारी होगा वो गवर्नर के सिग्नेचर से जारी होता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन होता है वो चीफ मिनिस्टर ही देता है विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर अगर आप देखोगे दो आर्टिकल है, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। 74 में क्या लिखा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, ठीक है, अगर आपका स्टेट है तो मुख्यमंत्री और आपका अगर सेंटर है तो प्रधानमंत्री। और वो किसको एड एंड एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन को लेकर, डिस्क्रिशन मतलब विवेकाधीन शक्तियां, क्या क्या उसके विवेकाधिकार है, क्या क्या डिसीजन वो अपने विवेक से ले सकता है। अब आपने देखा होगा अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट को आप कंपेयर करते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्रेसिडेंट के पास केवल और केवल सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। सिचुएशनल मतलब परिस्थिति के आधार पर वो निर्णय ले सकता है, लेकिन गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है। सिचुएशनल तो है ही, बट साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी गवर्नर के पास देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक विवेकाधिकार। तो आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें लिख दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास संवैधानिक और आपके परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार दोनों देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो ये टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आजकल एक और नया पैटर्न देखने को मिल रहा है जो पिछले 1-2 सालों से है, जिसमें क्या है, कुछ भी चीज न्यूज में चल रही होती है, जैसे जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, तो जुडिशियल कस्टडी पर क्वेश्चन पूछ लिया कि जुडिशियल कस्टडी पुलिस ले सकता है या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर ली जा सकती है। अब ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो आपका डायनामिक पोर्शन है, जो न्यूज़पेपर के अंदर चल रहा है, उस पर थोड़ी सी आप नजर बनाए रखोगे तो 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी इससे भी पूछने लगा है। जैसे कि पिछले साल अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पर पूछा था। वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, आप चाहो तो उसका एक पोर्शन लक्ष्मीकांत से भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि आप लोग ये तो पढ़ते हो, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पॉलिटी पढ़ा है एक बार पीछे तक। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोनों को सेपरेटली आप स्टडी करते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक चार्ट आप मैप कर सकते हो। आप जनरली कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उठाओ, वहां का टेन्योर आप देखोगे, स्टेट को छोड़ देना तो 6 साल आप लोगों को जनरली देखने को मिलता है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे अदर कुछ को छोड़कर जनरली। और आपने देखा होगा उन सबका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। और आपने देखा होगा जनरली वो अपनी रिपोर्ट भी किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को चाहे तो आपके पार्लियामेंट में रखवा सकता है, बट फर्स्ट रिपोर्ट किसको सबमिट होगी, प्रेसिडेंट को। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में या केक में आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं
कि जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो आपकी जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स है, ठीक है, जो भी आपकी संसद की कार्यवाही होती है उसमें भाग ले सकता है, बट वहां पर एक चीज पढ़ते हो कि उसके पास राइट टू वोट नहीं होगा। और इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, राइट टू वोट उसी के पास होगा जो उसका मेंबर है। जो लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है वही राइट टू वोट रखेगा, बाकी किसी के पास राइट टू वोट नहीं होगा। मतलब बाहर से कोई भी आए, चाहे केग आए, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए या चाहे कोई अदर अथॉरिटी आए, उसके पास कभी भी राइट टू वोट नहीं आएगा। तो एक जनरल फैक्ट आप लोगों को बनाना पड़ेगा कि उसके पास राइट टू वोट या उसके पास मत देने का अधिकार कम से कम वहां पर नहीं हो। वो कमेटी का मेंबर हो सकता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ही मे बी ए मेंबर ऑफ ए कमेटी, ठीक है, कि वो एक समिति का मेंबर बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर भी उसके पास राइट टू वोट नहीं होगा, इवन समिति के अंदर भी नहीं होगा और इवन पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से पैटर्न्स है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। अभी मैं स्टार्ट करूंगा 2015 से सारे जो आपको हैंडआउट मिला हुआ है। फर्स्टली अब आपने क्या मैप प्रिपेयर किया, आपका एक मैप प्रिपेयर हुआ कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है जो एनसीईआरटी से उठाकर यूपीएससी पूछ रही है। कई बार पूछ लेगी इक्वालिटी पर लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, समानता के अधिकार को लेकर या समानता को लेकर कि समानता क्या होती है, ठीक है, जैसे स्टेट पर क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज पर क्वेश्चन पूछ लिया। एक और क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान है, जिसमें उन्होंने पूछा था, 4 स्टेटमेंट दिए थे जो आपके आई थिंक हैंडआउट में भी होगा। Where there is no law, there will be no liberty. जहां पर कानून नहीं है वहां पर स्वतंत्रता भी नहीं होगी। अब सोचो ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये बहुत बेसिक जो पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ही रहा है और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि काफी डिसेंट स्कोर मुझे पॉलिटिकल साइंस में हर बार मिला है। तो पॉलिटिकल साइंस के होने के नाते मेरे लिए तो काफी इजी था क्योंकि ये जॉन लॉक का स्टेटमेंट था, बट आप लोग भी उसको कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आपका वेयर देयर इज नो लॉ देयर विल बी नो लिबर्टी, अगर लॉ ही नहीं है तो लिबर्टी कहां से होगी। सोचो अब पूरी क्लास हमारी है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी कानून नहीं है आप लोगों को आपका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, तो क्या होगा, थोड़ी टाइम पे अराजकता फैल जाएगी, डेस्पोटिक हो जाएगा वो स्टेट। तो हमने क्या किया, कानून बनाया। आज आपके पास कानून है तभी आप फंडामेंटल राइट्स का एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अदरवाइज अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो क्या फंडामेंटल राइट्स का एक्सपीरियंस कर पाते क्या आपको आर्टिकल 19 मिल पाता, क्या आपको आर्टिकल 21 मिल पाता, ठीक है, क्या आर्टिकल 14 मिल पाता। मतलब आपके पास कानून है, उस कानून की वजह से ही आपको लिबर्टी मिल पा रही है, वो उस स्टेटमेंट का इनहेरेंट मीनिंग था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस में आता है, जबकि राइट्स वगैरह, ड्यूटीज वगैरह, इक्वालिटी वगैरह, स्टेट वगैरह ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से नहीं है। बट इनकी भी टेक्निक्स अपन देखेंगे कि किस टाइप से ऑप्शंस की हेल्प से इन क्वेश्चंस को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। पिछली बार एक वर्ड लिखा आया कमिटेड जुडिशरी। अगर आपने पिछली बार का पेपर देखा होगा या तो 21 या 22 के पेपर में था, ऑप्शन बता रहा हूं मैं, हम ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन में लिखा था कमिटेड जुडिशरी। कभी किसी ने किसी भी पॉलिटी की किताब में वर्ड सुना है क्या, कमिटेड जुडिशरी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सुना होगा। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत न्यायपालिका, ये सुना होगा, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे, बट कभी कमिटेड जुडिशरी वर्ड सुना क्या? अब जब वो वर्ड ही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उस ऑप्शन को कैसे मार्क कर सकते हैं? मतलब वही एक ऐसा ऑप्शन था जो उसके सवाल के अंदर आपको कंफ्यूजन में लेकर आता है कि जुडिशरी कमिटेड होगी या नहीं होगी। जुडिशरी की 2 ही चीजें हमारे संविधान में देखने को मिली है, एक तो इंडिपेंडेंस, और ये हमने कहां से लिया है, बोलो फटाफट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ये हमारे संविधान का फेडरल फीचर है या यूनिटरी? फेडरल मतलब संघीय फीचर है या एकीकृत फीचर है? फेडरल। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या और भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं। तो ये भी बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का कि फेडरल और यूनिटरी फीचर के अंदर आइडेंटिफिकेशन,
जैसे कि मैं आपसे बोलूं ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सा फीचर है फटाफट से बताओ? यूनिटरी। आपसे बोलूं इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन हुकूमत, कौन सा है? यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है? अगर आप ये फेडरल और यूनिटरी का डिफरेंस ढंग से समझ गए ना तो काफी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। आप सोचो, आप प्रेसिडेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट को हटाना है, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि प्रेसिडेंट को हटाना है तो स्टेट का रोल होगा या नहीं होगा? सोचो, सब सोच के बताइए कैसे नहीं होगा। राज्यसभा का रोल है। और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट फेडरल फीचर में आएगा, आपका यूनिटरी फीचर नहीं है। आपने देखा होगा आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग जब अपन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करते हैं या राष्ट्रपति का महाभियोग किया जाता है, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल भी कौन सी वाली? टोटल का 2/3। ध्यान रखना, मेजोरिटी भी बहुत सारे टाइप की है और 3-4 टाइप की। तो जैसे स्पेशल आप देखोगे आर्टिकल 249 वाली देख लीजिए, आर्टिकल 61 वाली देख लीजिए, जनरल स्पेशल मेजोरिटी देख लीजिए। 3-4 ही तो याद रखनी है, या तो टोटल का 2/3 होगा या प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होगा, ठीक है। या एक कंडीशन और आ जाएगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस आधे से ज्यादा, या एक कंडीशन और आ जाएगी कि आधे से ज्यादा स्टेट का रेटिफिकेशन। 4 में खत्म, और क्या याद करना है? आप सोचो ज्यादा दिमाग लगाना ही कहाँ है कि स्पेशल के मुझे 4 केस बनाने हैं कि टोटल का 2/3 कहां पर हुआ? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 खत्म, ठीक है। आर्टिकल 249 जो राज्यसभा वाला आप लोग देखते हो कि राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है। या आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर स्टेट का कोई भी फीचर अफेक्ट होता है तो वहां पर आधे से ज्यादा राज्यों का रेटिफिकेशन भी जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जीएसटी लेकर आए, ठीक है, तो जीएसटी में ऐसा तो नहीं है सेंटर का ही काम अफेक्ट हुआ, सीजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, सब कुछ है, क्योंकि स्टेट का भी रेवेन्यू पूरा वहीं से जा रहा है। तो अगर आपने जीएसटी लेकर आए तो जीएसटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और काम चल जाएगा। आधे से ज्यादा राज्यों के विधानसभाओं का रेटिफिकेशन भी आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, ये रेटिफिकेशन सिंपल मेजोरिटी से होगा या स्पेशल मेजोरिटी से? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बोलो सब लोग पीछे से भी, सिंपल मेजोरिटी से। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर देगा आपको कि आधे से ज्यादा राज्यों का रेटिफिकेशन करवाना है। यहाँ पर स्पेशल चाहिए, सिंपल चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का आधे से ज्यादा, जनरल टर्म्स में। वो एब्सोल्यूट कब बन जाएगी? जब मैं बोलूंगा टोटल का आधे से ज्यादा, ठीक है। इफेक्टिव कब बन जाएगी? जब उसके अंदर वैकेंसी वगैरह जो है उसको मैं हटा दूंगा, या कोई सीट वैकेंट है तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 3, 4 और 3 60 टाइप की मेजोरिटी खत्म। आप इतना बड़ा उस चैप्टर को बनाएंगे, मैं आपको 5 मिनट में उसको क्रैक कर दूंगा कि ये अपने 5-7 टाइप की मेजोरिटी है, इनको अपने एग्जाम में कुछ भी है तो इजीली अपन उनको हैंडल कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे कभी घबराना ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि मेजोरिटी वाले भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेट करके। ये सब लोगों को समझ आ रहा है कि क्या हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी पॉलिटी के अंदर। आपको जब ये पता होगा ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपका पढ़ने का तरीका ही बहुत बेटर हो जाएगा। जब आप अपनी लक्ष्मीकांत या जो भी बुक आप रेफर करते हैं उसको दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपका माइंड जाएगा वहां पर, ठीक है, कि किस टाइप से हमें रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। एनसीईआरटी फॉर द बेसिक्स मतलब ये जो बेसिक क्वेश्चन है, स्टेट क्या है, इक्वालिटी क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इसके लिए आपकी एनसीईआरटी। बाकी के लिए लक्ष्मीकांत, और जो ये करंट वाला पार्ट है, डायनेमिक पार्ट, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स को लेकर। ध्यान रखना, आर्टिकल्स भी याद रखना बहुत जरूरी है, और वो मैं आपको सारे रिमेंबर करवाऊं। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब लोगों ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नाम सुना है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जहां से पंचायती राज और हमारी जो अर्बन गवर्नेंस है उसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ये सबको याद होगा, बट मैं आपसे पूछूं कि ग्राम सभा का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? कोई बता सकता है? 243 से तो स्टार्ट होता है, 243 से स्टार्ट होकर 243O
ये कौन से आर्टिकल है? ये आपके हैं पंचायती राज के। फिर ओ के बाद क्या आएगा नेक्स्ट अल्फाबेट? 243P, वहां से आपका चालू होगा अर्बन गवर्नेंस। ठीक है, 243P से 243Z है। ठीक है, ये तो मोटा मोटा हो गया। लेकिन जैसे कि कई बार आप लोगों को मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जहां पर आपको मैं पूछूंगा स्टेट फाइनेंस कमीशन कहां पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सारे आर्टिकल तो मैं याद करवाता ही नहीं हूं। स्टेट फाइनेंस कमीशन कहां पर होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कहां पर होगा, क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मतलब अगर 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि 15 क्वेश्चन अगर है तो 13 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको कट ऑफ से काफी ऊपर लेकर जाएगा। मैंने आपको बोला ना कि हम टारगेट 100 नंबर नहीं कर रहे, हमारा टारगेट 120 130 से ऊपर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर गलती करनी ही नहीं है। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमें पता होने चाहिए, तो उसको याद करने का बहुत छोटे, जैसे कि आई का मतलब क्या होता है? इनकम। आई का मतलब क्या होता है? इनकम। तो 243 आई का मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो 73rd के अंदर है। के का मतलब क्या होता है? 243 के मतलब कमल। और कमल बेसिकली आप लोगों को पता है कि कितने सारे सब जगह चुनाव भी चलते हैं आजकल, और चुनाव भी तो के से मतलब आपका इलेक्शन, कमल से। तो याद रखने के बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। 243 आई आपको हमेशा याद रहेगा कि 243 आई मतलब इनकम, तो ये हो गया आपका पंचायती राज में स्टेट फाइनेंस कमीशन। 243 मतलब के मतलब कमल, मतलब ये होगा आपका इलेक्शन कमीशन। और 243 ए जहां से शुरुआत होती है वो है ग्राम सभा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और हर टाइम न्यूज में चलता ही रहता है। कल भी मैं लोकसभा राज्यसभा की डिबेट सुन रहा था, तो वहां पे एक सांसद थे जो वनवासी और आदिवासी में फर्क समझा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवासी थे, और जो हम जल जंगल जमीन वाले हैं हम आदिवासी हैं, जहां से पूरी सृष्टि का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन वही थे, आदिवासी लोग ही। तो अभी आप लोगों को पता है जल जंगल जमीन, इन तीनों पे सारी लड़ाई चलती है। और आपका 5th शेड्यूल एरिया और 6th शेड्यूल एरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रीलिम्स के अंदर। हर साल क्वेश्चन आता है 5वां और 6ठा शेड्यूल एरिया से। ठीक है, आप लोगों को पता है 5th के अंदर शेड्यूल एरियाज हैं, और ट्राइबल एरिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 को छोड़ के बाकी उधर ही आते हैं। बाकी 6 के अंदर आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब वहां पर वो वही समझा रहे थे कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया है। उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए कि आंध्रा और तेलंगाना के अंदर जब लैंड को लिया गया, ठीक है, या लैंड एक्विजिशन, ये वर्ड आपने सुना ही होगा कि भूमि अधिग्रहण। ठीक है, तो वहां पर एक एक एकड़ के दाम करोड़ों में थे, और यहाँ पर हजारों में आदिवासियों से खरीदा गया। तो ये स्पीच मुझे तो पता है कि इंटरव्यू में काम आने वाली है, तो मैं बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ कि जो भी, क्योंकि वहां पर्सपेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर फैक्चुअल नॉलेज नहीं पूछी जाती, वहां पर हमसे पूछते हैं कि क्या व्यूज है आपके, कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि आपको पर्टिकुलर स्टेट का डीएम भी बना दिया, तो यूं नहीं पूछेंगे कि हेल्थ में क्या क्या चैलेंजेस, आप क्या कर सकते हो, नया बताओ कुछ। ये तो पहले भी चल रहा था, मतलब चेयरमैन सर बोलते थे ये तो पहले भी चल रहा है, आप क्या नया करोगे। आपने सुना भी नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं लगता वेब 3.0 वेब 4.0 काफी सारे लोगों ने तो सुना भी होगा, जिससे पहले यूपीएससी ने पूछ के खत्म कर दिया। तो ये तो हमारा पॉलिटी के अलावा जो स्ट्रेटेजी वाला सेशन है उसमें आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखना प्रीलिम्स के अंदर अगर आपने ये एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिए ना, जैसे मैंने पॉलिटी का एनालिसिस आपको दिया कि यही एरियाज है, कुछ और एरियाज मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी के। आपने देखा होगा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल, ये 3 यूपीएससी के ब्रह्मास्त्र है। आपसे यूं ही पूछ लेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड कौन रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रीएम्बल है, तो आपने देखा होगा उसको बोला जाता है कि जिसके अंदर हमारे संविधान के उद्देश्य, एम्स भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी है। ठीक है, प्रीएम्बल को बोला जाता है कि जो संविधान का हमारा गाइडिंग बीकन है, जो हमें दिशा निर्देशित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे अपने निर्णयों के अंदर किसका रेफरेंस लिया, हमारे संविधान के प्रीएम्बल का। तो वो एक ऐसा गाइडिंग बीकन है, वहां पर हर वर्ड एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे जस्टिस हो तो वहां पर लिखा हुआ होगा आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ठीक है, सामाजिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा आपका, ठीक है, और आपका आर्थिक भी होगा। तीनों टाइप का न्याय आपको वहां पर मिलेगा। तो एक एक वर्ड वहां पर इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा फेवरेट एरिया आता है यूपीएससी का,
क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्या? क्या प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है क्या? जस्टिसिएबल मतलब उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हो या नहीं, ठीक है। जस्टिसिएबल का मतलब हिंदी में वर्ड होता है न्यायोचित। न्यायोचित मतलब कि आप उसको लेकर कोर्ट जा सकते हो क्या? क्या प्रीएम्बल आपके लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाता है क्या? उससे कुछ ना कुछ शक्तियां लेता है क्या? ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पता, मतलब आप देखोगे प्रीएम्बल के अंदर 8-10 टाइप में प्रीएम्बल खत्म है, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आपसे पूछा क्या संशोधन हो सकता है क्या? हो चुका 42nd अमेंडमेंट 1976, हमने उसके अंदर 3 नए वर्ड ऐड कर दिए, तो मतलब संशोधन हो सकता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि वो जो केसेस आप पढ़ते हो, बेरुबारी यूनियन, केशवानंद भारती, 3-4 तो केसेस है वहां पे, और केसेस को याद रखना बहुत सिंपल है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको यही तो पता करना है कि कब बोला गया कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि ये हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, हिस्सा है या नहीं है। अलग अलग जजमेंट में अलग अलग चीज बोली गई। जैसे केशवानंद भारती ने तो क्लियर कर दिया कि जो प्रीएम्बल है हमारे संविधान का इनहेरेंट पार्ट है, मतलब संविधान की मुख्य विषय वस्तु को ये निर्देशित करता है। तो केशवानंद भारती ने तो क्लियर कर दिया, और उसके आगे आने वाले जजमेंट ने भी सबने ये बोला कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का एक हिस्सा है। तो एक तो क्वेश्चन हुआ कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं, उससे अटैच्ड दूसरा क्वेश्चन हुआ कि कौन से जजमेंट में ये बात बोली गई। ये तो आप सब लोगों को पता होगी कि अभी वर्तमान में हम बोलते हैं कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा। बट कौन से जजमेंट में बोला गया और कौन से जजमेंट में ये बोला गया कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान रखना, प्रीएम्बल न किसी को शक्ति देता है और न किसी से शक्ति लेता है। पीछे तक सबको समझ आ रहा है? ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ चुकी हो रिपीटेटिवली, किसी न किसी रूप में चेंज करके। लैंग्वेज चेंज की जाती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो आप देखोगे प्रीएम्बल न लेजिस्लेचर को, न एग्जीक्यूटिव को न कोई शक्ति देगा और न उससे कोई शक्ति लेगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल थिंग। क्या है ये? बेसिकली हमारे संविधान के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जिन्होंने संविधान बनाया, उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है प्रीएम्बल। ठीक है, समझ आया सब लोगों को? ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रीएम्बल से देखने को मिलेंगे। फिर आप देखो हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी के तो अगर एक बार आर्टिकल आप समझ लोगे ना, ठीक है। पिछली बार भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को लेकर क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। डीपीएसपी को लेकर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा पार्ट है जो वेलफेयर स्टेट को बताता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है, कि कौन सा पार्ट वेलफेयर स्टेट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो हमारा डीपीएसपी है उसकी बेसिक फिलोसफी बहुत सिंपल है। ध्यान रखना, आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, इसको लेकर आपने देखा होगा कि राज्यसभा या संसद टीवी पर इसकी एक सीरीज भी है संविधान के नाम से। ठीक है, मजा आता है, काफी इंटरेस्ट आता है जब आप देखोगे कि किस तरह से किन किन परिस्थितियों में हमारा संविधान तैयार हुआ। बहुत सारी डिबेट्स देखने को मिलेगी। मुझे तो स्पेशली ये देखना पड़ता है क्योंकि मेरा जो डेफ है, जो यूपीएससी का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो एक्चुअली एक कंपटीशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का, एंड उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। तो मैंने अचीवमेंट में डाला हुआ है सिल्वर मेडल इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग। तो मैं तो फंस जाता हूँ, मुझसे तो जाके इतने तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप क्या संविधान में बदलाव ला सकते हो, कौन से प्रोविजन को आप मानते हो कि जिसकी वजह से हमारा डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट हो रहा है। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने तैयार किए हैं, बट बहुत बड़ा एरिया है। तो इसके लिए मैंने सारी डिबेट्स देखी। डिबेट्स के अंदर इतना भी देखना पड़ता है कि वहां पर जो अलग अलग वुमेन थे, मुस्लिम्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, एससी एसटी जो भी थे, सबका क्या व्यू पॉइंट रहा अलग अलग चीजों को लेकर। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा था हमारी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, ठीक है, जिसमें अपन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात भी कर रहे थे। आप लोगों को ध्यान हो, हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड आपकी वर्नाकुलर या आपकी जो स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है। उस टाइम पर एक हिंदुस्तानी भाषा का भी यूज किया गया। उस टाइम पर काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने बोला कि हिंदुस्तानी भाषा एक ऐसी होगी जिसमें हिंदी का भी मिश्रण होगा और उर्दू का भी होगा। पहले हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी चल रही थी।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के अंदर। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आप लोगों ने जब डिबेट चल रही थी, तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो बताता है कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या चाहते थे कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो डीपीएसपी को लेकर ये बात की गई कि हमारे स्टेट के पास अभी इतने सारे संसाधन, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। सब लोगों ने माना, क्योंकि आपने देखा होगा नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, उसमें डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट दोनों को लाया गया था, ठीक है, एनफोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में बोला गया था वहां पर। लेकिन आज क्या है, डीपीएसपी एनफोर्सेबल है नहीं है, लेकिन डीपीएसपी का मतलब है कि राज्यों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश, इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये वर्ड आपकी बुक में देखना मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये वो दिशा निर्देश हैं जो राज्यों को दिए गए और उनको भविष्य में इंप्लीमेंट करने हैं ताकि वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है सर, प्लीज रिपीट दिस पॉइंट अगेन। एक बार मुझे टाइप करके बता दीजिए कौन सा पॉइंट आपको रिपीट चाहिए। तो ये समझ आया आपको? तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की जो बेसिक फिलोसफी है ना, ध्यान रखना, डीपीएसपी नेगेटिव टर्म नहीं है। डीपीएसपी आप लोगों ने देखा होगा, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व जो कोई करता है वो करता है डीपीएसपी। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, दोनों में फर्क है। जहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक वर्ड आ गया, मतलब आपको, जैसे कि हम देखते हैं आज इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है, असमानता काफी ज्यादा देखने को मिलती है, रिच एंड पुअर के अंदर डिवाइड काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है इसके लिए, ऑक्सफैम की भी आती है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी आती है। तो आप देखोगे डीपीएसपी बोलता है ये पॉजिटिव फिलोसफी है, नेगेटिव टर्म बिल्कुल भी नहीं है। एफआर तो बेसिकली किस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? स्टेट पर। डीपीएसपी क्या कर रहे हैं? डीपीएसपी बोल रहे हैं स्टेट को कि ये सारे प्रोविजंस हैं जो आपको लोगों के वेलफेयर के लिए इंप्लीमेंट करने हैं, जिसमें आप तीनों अलग अलग टाइप के प्रोविजंस देखते हो, चाहे आपके उदारवादी लिबरलिज्म वाले हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे आपके सोशलिज्म वाले हो। तो वो अब इसमें आपको बीच बीच में आर्टिकल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एजुकेशन। अगर आपसे नया सवाल बनाता हूं मैं आपके लिए कि आपको बताना है कि हमारे संविधान में शिक्षा के प्रावधान कहां कहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस, ठीक है, और आपको मैं ऑप्शन दे दूंगा नीचे। डीपीएसपी दे दिया मैंने आर्टिकल 45, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दे दिया आर्टिकल 21A, और फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको दे दिया 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तो ऑल ऑफ द अबव सब बता देंगे, बट अब इस क्वेश्चन को और ज्यादा ट्रिकी बनाता हूं मैं। अगर आगे एज लगा देता हूं 0 to 6 ईयर, 6 to 14 ईयर एंड आफ्टर 14 ईयर्स, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे पहला क्वेश्चन, 0 to 6 ईयर्स के प्रावधान भारत के संविधान में जो इनिशियल चाइल्डहुड केयर है या इनिशियल एजुकेशन है वो कहां पर देखने को मिलेगा? डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में? 45 के अंदर। यहां पर 6 to 14 नहीं आएगा। अगर मैं आपको मैच द फॉलोइंग बना दूं, आर्टिकल 45 और उसके सामने लिख दूं कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स या फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ 0 to 6 इयर्स के लिए, ध्यान से, ये बहुत माइन्यूट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट करने पड़ेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो आर्टिकल 45 में 0 to 6 ईयर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21A में एक छोटा सा और क्वेश्चन फैक्चुअल, कौन से संविधान संशोधन या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये प्रोविजन आया? 86 2002। क्या बोला गया इसके अंदर? कंपल्सरी प्रोविजन। अब इसमें छोटा सा एक और ट्रिकी क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, ध्यान रखना, 21A और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के अंदर बात सेम है, लेकिन एक एनफोर्सेबल है और एक सिटीजन की ड्यूटी है, दोनों में डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स, यस,
फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग तो आप बेसिकली 6 to 14 ईयर के बच्चे को अगर एजुकेशन नहीं मिलती तो आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट जा सकते हो, एनफोर्सेबल है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है, ये हम नागरिकों का, हम सिटीजन्स का कर्तव्य है कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले। तो आप देखो लाइन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। एक सिटीजन की ड्यूटी है, एक स्टेट की ड्यूटी है, समझ रहे हो? एक सिटीजन की ड्यूटी है, एक स्टेट की ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट्स किसकी ड्यूटी हुई? स्टेट की। अगर स्टेट नहीं देगा तो हम जा सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट में आर्टिकल 32 के तहत कि बच्चों को 6 to 14 को कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो लाइन सेम है बट फर्क हो गया उसके एसेंस में। एक ड्यूटी है स्टेट की, एक ड्यूटी है सिटीजन की। और डीपीएसपी के अंदर क्या है, इनिशियल चाइल्डहुड केयर का प्रावधान आपको दिया गया है, ठीक है, या इनिशियल स्कूलिंग का, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट होता है फर्स्ट से लेकर 8th तक। 6 से 14 साल आप गिनोगे तो पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक ये कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान हमारे संविधान ने किया है। तो ये छोटे से जो प्रोविजंस है। अब यहाँ पर बाकी प्रोविजन जैसे कि आपसे पूछूं मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता ही रहता है। कौन सा आर्टिकल है? 44। यूनिफॉर्म में नाम से पता लग जाता है, तो 4 और 4 दोनों सिमिलर होंगे। नाम से पता ना यूनिफॉर्म, तो 4 और 4 दोनों याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आर्टिकल 40 पंचायती राज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। हमारे जो ग्राम पंचायतों के संगठन को लेकर जो बात की गई है वो अनुच्छेद 40 के अंदर बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अपन लिस्ट आउट करेंगे और बहुत ट्रिक्स से अपन उनको याद कर लेंगे। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि क्लासिफाई करो कौन सा गांधीयन है, कौन सा लिबरल प्रोविजन है, कौन सा सोशल प्रोविजन। यहाँ पर दिक्कत आती है कभी गांधीयन और सोशल दोनों ओवरलैप भी करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस टाइप से हमें आंसर करना है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चंस करें अपन लोग, ठीक है। अभी और बहुत कुछ बताने को, मतलब इतना आइडेंटिफिकेशन है पॉलिटी का। अगर मैं कभी किताब उठाकर देखूंगा तो मुझे पता है ये एरिया है जहां से यूपीएससी पूछता है और यहीं से पूछेगा, क्योंकि 15 से 22 तो आप देख लो, इससे पहले के पेपर भी आप उठाकर देख लो, यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें फैक्चुअल भी होगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल भी होगा, इसमें अप्लाइड भी होगा। तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल एंड अप्लाइड नॉलेज। नाउ कम टू द हैंडआउट्स। आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को आंसर बताते चलूंगा, सब लोग आंसर। चलिए सब लोग ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अब मैंने आपको क्या बोला, अब यहां से क्या सीखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में लर्निंग क्या होगी। इस क्वेश्चन की लर्निंग है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। जो हमारी संसदीय प्रणाली है और जो हमारी राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है, उनके क्या क्या मेन फीचर्स है। जैसे मैंने आपको एक बताया, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्वता, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं आपको दूसरा बोलूं कि रियल एंड नॉमिनल हेड। आपने देखा होगा ना कि हमारे संविधान के अंदर वास्तविक मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और नामित मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये किसका फीचर है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कि ब्रिटिश के अंदर तो कौन होता है? मोनार्क, जैसे क्वीन के नाम पर या किंग के नाम पर जो शासन व्यवस्था चलती है। हमारे यहाँ पर किसके नाम से सारे डिसीजन लेते हैं? हम प्रेसिडेंट के नाम से। ऐसा फीचर आप प्रेसिडेंशियल के अंदर तो नहीं देखते। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आंसर कीजिए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ और साथ में लिख लीजिएगा कि यहाँ से हमें क्या सीखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कई बार अप्लाइड क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पार्लियामेंट फॉर्म के क्या फायदे हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के क्या फायदे हैं। सबके अपने अपने फायदे हैं और सबके अपने अपने लूप होल्स भी हैं।
फटाफट से सब लोग आंसर करके बताइए, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी। डी, ठीक है। तो डी में क्या बोला, देखो अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है। क्या बोला इसने? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती। स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। कुछ गलत लग रहा है आप लोगों को? आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर हम कैसा इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि लोकसभा के अंदर कौन बैठते हैं? हमारे एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आप लोग एमपी को डायरेक्टली वोट करते हो। आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है, ठीक है, अभी आप लोगों ने वोट किया ही होगा, ठीक है, 2019 इलेक्शंस में, ठीक है, लोकसभा के लिए, ठीक है। जो एलिजिबल हैं, तो आप लोग मोस्टली एलिजिबल ही होंगे क्योंकि 21 इज द मिनिमम एज फॉर दिस एग्जाम। तो आप देखोगे कि एमपी के लिए हम डायरेक्ट वोट करते हैं। क्या राज्यसभा के लिए कभी किसी ने डायरेक्ट वोट किया है? राज्यसभा में कौन वोट करते हैं? हमारे बिहाफ पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो एमएलए वगैरह हैं, क्योंकि आपने तो एमएलए को चुन दिया, तो एमएलए बेसिकली आपके बिहाफ से वोट करेगा राज्यसभा इलेक्शन में, चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन भी आया था कि वोट की वैल्यू, ठीक है, और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप लोग फॉर्मूला समझ गए, एक स्टेटमेंट था उसमें कि जो एमपी की वोट की वैल्यू है और जो एमएलए की वोट की वैल्यू है, अब सोचो एमएलए के वोट की वैल्यू तो स्टेट वाइज वेरी करेगी, उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी और वहां पर जितने मेंबर्स होंगे। अब क्या सिक्किम के अंदर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है या बेसिकली आपके आसाम के अंदर है, उसको आप राजस्थान, यूपी, गुजरात से कंपेयर करोगे तो क्या सेम आएगा क्या रेशियो? सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ। सिक्किम का सोच लो, कोई भी छोटा स्टेट ले लो आप, ठीक है, गोवा का ले लीजिए, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहां का अगर आप टोटल पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करोगे तो ये क्या होगा? स्टेट वाइज वेरिएशन होगा। लेकिन उस स्टेटमेंट में सबसे ट्रिकी बात ये थी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी हैं, क्या उनके वोट का वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा? अभी प्रेजेंटली कितना है? अभी इलेक्शन जो चल रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 700। आपने देखा होगा ये वैल्यू गिरा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी हाल ही में जुलाई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन संपन्न हुए हैं। तो आपका करंट अफेयर्स की न्यूज है ये कि पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एमपी की वोट का वैल्यू 708 था, वो घटकर 700 रह गया। रीजन बता सकता है कोई मुझे? यस, डेफिनेटली, क्योंकि पहले जेएंडके के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, अब जेएंडके यूटी बन चुका है और अभी तक उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन बाकी है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जब इलेक्शन हुआ था तब तक बेसिकली वो फॉर्मेशन नहीं था। तो उसकी वजह से एमपी की वोट की वैल्यू 708 से घटकर कितनी रह गई? 700। तो ये आपका अप्लाइड क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोगों ने अगर 2022 के मेंस के पेपर देखे हो तो जुलाई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, सितंबर में मेंस हुआ, 15 मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया? फ्रांस में भी इलेक्शन हुए थे, इमानुएल मैक्रो और मरीन लापेज, ठीक है, इमानुएल मैक्रो जीत गए थे। तो फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और इंडिया में क्या डिफरेंस? 15 मार्क्स का क्वेश्चन GS2 के अंदर पूछा गया। तो यहां से फ्रांस का सिस्टम भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट है। थोड़ा सा आइडिया कि फ्रांस के अंदर लिस्ट सिस्टम यूज करते हैं या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अपन कौन सा यूज करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हिंदी वालों को सब वर्ड समझ में आ रहे हैं? ठीक है, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट है, कोई इशू नहीं आ रहा किसी चीज में, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी काफी कोर सब्जेक्ट रहा है। हिंदी मेरा काफी अच्छा, तो मतलब अपनी पढ़ाई करना हो गया, बट हिंदी मेरा काफी अच्छा रहा है क्योंकि मेरी पूरी स्कूलिंग ही हिंदी में हुई है। मतलब 12th तक पूरी स्कूलिंग हिंदी में है, उसके बाद बेसिकली इंग्लिश वाला पार्ट। तो हिंदी भी ठीक ठाक है, अच्छा है, क्योंकि मैं मेरा ऑप्शनल हिंदी में पढ़ा देता हूँ पूरा। बस सोचो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को हिंदी में पढ़ाना है, काफी बड़ा पार्ट हो जाता है। बट मैंने एक पूरा बैच हिंदी मीडियम के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का भी लिया था, तो हिंदी मेरी ठीक ठाक है, अच्छी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं किसी को? पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत है स्टेटमेंट में? बिल्कुल सही है, कर सकती है, बट स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूछा है उसका आंसर है क्या? नहीं है। थर्ड पढ़ो, राज्यसभा के नोट बी डिसॉल्व्ड, सही है। मतलब आप सोचो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट भी सही है, कोई गलती नहीं है। तो तीनों स्टेटमेंट से भी कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड फोर्थ वन इज द
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपकी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, यहाँ पर एक और वर्ड लिख दिया जाता सामूहिक, तो और भी बेटर हो जाता। ये आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो ये और भी बेटर हो जाता। बट इन चारों में से आपको सबसे बेटर, ध्यान रखना यूपीएससी एक और चीज बोलती है, वो बोलती है चारों में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि क्या होगा, दो ऑप्शन काफी क्लोज होंगे और वो बोलेगी बेस्ट सेलेक्ट करो, तो गलत इन तीनों में से, इन चारों में से बेस्ट कौन सा है? यहाँ तो तीनों तो चलो गलत ही है, बट यहाँ पर अगर सामूहिक होता तो और भी बेटर होता, बट यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे सब लोग। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला क्या गलती है इसके अंदर, आप लोग बताओगे मुझे पहला। The legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. हिंदी में है, भारत में किसी भी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ा हो सकता है। बताइए सब लोग क्या गलती है इसमें, सब लोगों ने पढ़ा है। अब देखो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में आंध्रा तेलंगाना के जो सीएम थे वहां पर भी काफी डिबेट चल रही थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाने को लेकर, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 169 जिसको 2021 के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखना है पूरी चीजें इंटरलिंक है। मैं क्यों नाम दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यूपीएससी किस टाइप से सारी चीजों को इंटरलिंक करते हुए पूछती है, यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आपके आ जाएगा और इवन इंटरव्यू के भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आर्टिकल 169 जिसके तहत ही आप विधान परिषद का गठन कर सकते हो और विधान परिषद को डिसॉल्व कर सकते हो अंडर आर्टिकल 169, उसके तहत ही आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको फॉर्म किया जा सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया जा सकता है। इसके लिए भी प्रोसेस है और उस प्रोसेस से क्वेश्चन मेंस प्रीलिम्स में आ सकता है। आप सोचो, आपको छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे मुझसे पूछता हूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपको बनाना है। सोचो अपन राजस्थान में बैठे हैं और राजस्थान के सीएम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बने, यहाँ पर नहीं है हमारे पास, हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? यस, डेफिनेटली करेक्ट कि आपको सबसे पहले आपकी विधानसभा से एक स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। सबसे पहली प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई? आपकी विधानसभा से, मतलब राजस्थान की विधानसभा, और ऑलरेडी राजस्थान का वो बिल भेजा जा चुका है ऑलरेडी राजस्थान में, लेकिन सेंटर से भी अप्रूवल नहीं मिला है। तो राजस्थान की विधानसभा से सबसे पहले हमें स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करके भिजवाना होगा सेंटर के अंदर, वहां पर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करेगी, देन बेसिकली आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो सकता है। और यही सिमिलर प्रोसीजर हटाने के लिए भी है। ध्यान रखना, ये एक सिमिलरिटी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को चाहे बनाना हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना हो, ध्यान दोनों के अंदर सिमिलर प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आपके राज्य की विधानसभा से आप स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करवाओ, उस रेजोल्यूशन को आप कहां पर भेजो? पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट वहां से सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देगी, तो आपके राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो सकती है। और हटाने के लिए भी यही प्रोसीजर आप लोगों को करना पड़ेगा। और जगन मोहन रेड्डी जी जो कि आंध्रा सीएम है, उन्होंने ये बेसिकली प्रस्ताव भेज दिया है और वो काफी ब्लेम कर रहे हैं सेंटर पर कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले हो रहा है। और अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हो कि किस किस रेस्पेक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और आपकी राज्यसभा सिमिलर है और कहां पर डिफरेंसेस है। जैसे मनी बिल को लेकर क्या सिमिलर है क्या? ठीक है, मनी बिल में क्या है, क्या दिक्कत है? मनी बिल में आप लोगों को पता है इसमें भी बहुत छोटा सा एस्पेक्ट, आप लोगों को पता है कि मनी बिल एक सरकारी विधेयक होता है और ये प्रोमिनेंट क्वेश्चन है विधेयकों पर लेकर, विधेयक और अमेंडमेंट पर लेकर। सब लोगों को पता है कि मनी बिल एक सरकारी विधेयक है। सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है कि वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी मिनिस्टर के द्वारा,
वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी मिनिस्टर के द्वारा ही। और आप लोगों को पता है कि अगर सरकारी विधेयक लोकसभा में पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। क्योंकि लोकसभा आप चला रहे हो तो सिंपल मेजोरिटी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं है मतलब आपके पास विश्वास मत या ट्रस्ट वोट। आप तो देखा होगा न्यूज में पढ़ते होंगे, फ्लोर टेस्ट करवाया, ट्रस्ट वोट के बारे में बात करते हैं। तो सरकारी विधेयक अगर लोकसभा में पारित नहीं हुआ, इसका मतलब है सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। तो वहां पर बेसिकली वो जो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो भी कंसर्न होगा वो सरकार को डिसमिस कर सकता है वहां पर कि आपके पास मेजोरिटी, तो वो उसका सिचुएशनल डिस्कशन में चला जाता है। जब आप पढ़ते हो ना परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार, उसमें आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका क्लियरली गलत है। पहली सेकंड स्टेटमेंट तो आपका क्लियर ही है कि गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर बेसिकली नॉमिनेट नहीं करेगा, अमंग द मेंबर्स में से बेसिकली चुना जाएगा। और फर्स्ट का क्या गलत है? इसको आप देख के बताना आज, ठीक है? कल क्लास में ये चैप्टर आप देखो, मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसमें आप लोगों को एक टास्क छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, यस, डेफिनेटली करेक्ट। और आप लोगों को इसमें एक और चीज देखनी है, कितने परसेंट, जैसे कि नॉमिनेट 1/6 होंगे या 1/3 होंगे या 1/12 होंगे, ठीक है? तो ऐसा पूरा मेजोरिटी का स्ट्रक्चर है जो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो डी। एंड थर्ड वन इज द बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बता दो एक दिलचस्प फैक्ट, जब ये क्वेश्चन आया था तो काफी डिबेट चली थी कि प्रेसिडेंट आंसर होगा या सुप्रीम कोर्ट आंसर होगा, ठीक है? जब ये क्वेश्चन आया था 2015 में तो काफी डिबेट थी कि प्रेसिडेंट आंसर होगा या आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आंसर होगा, बट कस्टोडियन बोला गया है। तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पर अगर गार्जियन भी लिखा जाए या कस्टोडियन भी लिखा जाए, कस्टोडियन का मतलब होता है संविधान का संरक्षक। तो कस्टोडियन आए चाहे गार्जियन आए, आंसर विल बी द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, प्रोटेक्टर होता तो भी सुप्रीम कोर्ट आता, चाहे गार्जियन हो चाहे इसका प्रोटेक्टर हो, सभी में सुप्रीम कोर्ट आएगा। क्योंकि आपको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आपको प्रोटेक्शन कौन देता है? आप किसके पास भागोगे? प्रेसिडेंट के पास जाओगे या सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे? हाँ, ये बहुत सारों की औत में है, सिर्फ प्रेसिडेंट की औत में ही नहीं है। ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ प्रेसिडेंट की औत में नहीं, और भी अथॉरिटी की औत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने का काम है, लेकिन रियल काम किसके पास है? क्योंकि आप सिंपल सोचो कि आप प्रेसिडेंट के पास तो भाग नहीं सकते अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है। आपको जाना या तो सुप्रीम कोर्ट या अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर नहीं है, ये डेलीगेटेड पावर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 के थ्रू जो ओरिजिनल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कभी डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट कभी डिनाई नहीं कर सकता उसकी सुनवाई करने के, हाई कोर्ट कर सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट के पास वो डेलीगेटेड पावर है, हमने उसको भेजी है, उसके पास ओरिजिनली वो पावर नहीं थी, ताकि बेसिकली थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम रहे। कई केसेस को हाई कोर्ट के माध्यम से भी उसका निपटारा किया जा सके। और यहाँ पर वर्ड ध्यान में, यही आपको सिखाना है मुझे कि यूपीएससी छोटे छोटे वर्ड में उसने क्या लिखा है? फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, ठीक है? ध्यान से पढ़ना उस वर्ड को। उसने क्या लिखा है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए एक बार। सब लोग बताइए क्या आंसर होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को आंसर नहीं दिलवाया कि एक बार उनको थोड़ा दिमाग लगाने दीजिए, देन मैं आपको क्लास में आंसर सी। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन ऑप्शन में ये सेलेक्ट किया, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सी है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों को बताना है कि टू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, जिसको लिखा हुआ है राजनीतिक जवाबदेही और वित्तीय संग्रहण, क्या गलत है इनमें? स्टेट के पास, लोकल बॉडीज के पास। ओके, यस। देखो ध्यान से सुनना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए यहाँ पर
दिखने में चारों ऑप्शंस भी करेक्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, चारों ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो पंचायती राज बना है ना उसका मूल उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन ऑप्शन में चारों भी से, अगर जनरल क्वेश्चन आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज, जनरल क्वेश्चन आता कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा क्या क्या चीजें अपन इंश्योर कर सकते हैं, तो सारी चीजें सही हो जाती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसने बोल दिया मूल उद्देश्य, तो जैसे ही मूल उद्देश्य बोला तो देखो सबसे मूल उद्देश्य है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे मूल उद्देश्य। इसी के लिए बेसिकली अपन पंचायती राज व्यवस्था लेकर आए थे। कई बार भी आप ये वर्ड पढ़ोगे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ताकि शक्तियों को बेसिकली नीचे के लेवल तक ट्रांसफर किया जा सके, जिसको आज अपन बोलते हैं ना कि स्टेट फर्स्ट अप्रोच या बेसिकली बॉटम टू टॉप अप्रोच। नीति आयोग ने बेसिकली चेंज किया बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और दूसरा जैसे ग्राम सभा मैंने आपको बताया, उसके तहत अपन क्या कर रहे हैं, ग्राम सभा के तहत लोगों का किस प्रकार से पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है पीपल्स पार्टिसिपेशन वाला, वो ग्राम सभा को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इसके साइड ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं, बट मूल उद्देश्यों में नहीं आते हैं। ये चीज आप लोगों को इंश्योर करनी होगी। यस सर, अगर एक क्वेश्चन आए उसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की जगह लिखा हो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तो उससे आंसर क्वेश्चन ये नहीं हो क्या आंसर? नहीं, आंसर सिमिलर रहेगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए आज हम बहुत सारे मैकेनिज्म लेकर आए हैं, जैसे आपने देखा होगा सोशल ऑडिट वगैरह है हमारी, ठीक है, सिटीजन चार्टर वगैरह है। ये सब मैकेनिज्म है ताकि अपन पब्लिक और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों की अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पर हमको पब्लिक की भी को भी अकाउंटेबल बनाना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी बनाना है, और हमारा प्रशासनिक जो है, क्योंकि आप देखोगे ग्राम पंचायत पर सबसे नीचे का अधिकारी कौन होता है? ग्राम सचिव, ठीक है, विलेज सेक्रेटरी, वो सबसे नीचे का ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है हमारा, वो पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। जो सबसे लोअर लेवल की ब्यूरोक्रेसी है उस पर जो अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, उसको ग्राम सचिव या विलेज सेक्रेटरी बोला जाता है। तो उसकी भी जवाबदेही है। पॉलिटिकल हेड कौन होगा वहां पर? सरपंच, ठीक है। और पब्लिक मतलब ग्राम सभा। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ग्राम सभा का मेंबर कौन बन सकता है? यस, देखो इसमें मैं तीन चीजें आप लोगों को बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना पीछे तक। अगर मैं बोलूं गांव का हर एक सदस्य, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ विलेज कैन बिकम मेंबर ऑफ ग्राम सभा, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी एलिजिबल वोटर, ठीक है, एलिजिबल वोटर का मतलब जिसकी एज ग्रुप 18 से ऊपर हो और जिसका नाम किसके अंदर हो? वोटर लिस्ट के अंदर हो, कैन ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। थर्ड स्टेटमेंट है, ओनली मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड हेड ऑफ पंचायत कैन बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो ध्यान रखना, आप सब लोग, जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो ग्राम सभा का पार्ट बन सकते हैं। और ग्राम सभा की कितनी मीटिंग कंपल्सरी है साल में? 3। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि सबसे बड़ा हर्डल क्या है? ग्राम सभा की मीटिंग्स ही नहीं होती, या होती है तो बेसिकली बहुत लिमिटेड लोग वहां पर होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ग्राम सभा के अंदर हम भी ऑटोमेटिकली मेंबर बन चुके हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो इस क्वेश्चन के अंदर समझ आ गया आपको? हाँ, यस, इसका आंसर मैं करता हूँ। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नीचे के लेवल पर कैसे आता है, तो मैं सबको बहुत बेसिक आंसर करता हूँ इसका। आप लोगों को पता है कि जो भी आपकी पंचायत होती है या अर्बन एरिया में नगर पालिका होती है, वो अपने खुद का भी टैक्स लगाती है। आपको जो नल आता है आपके घर पे, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। तो एक तो होता है उनके पास ओन जनरेटेड टैक्स रेवेन्यू, ध्यान से सुनना, एक होता है उनके पास जो खुद से जनरेटेड टैक्स रेवेन्यू है। दूसरा, वहां पर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, जिसके थ्रू उनको अलग अलग टाइप की ग्रांट्स मिलती है। और इस चीज का मैं बहुत अच्छे से एलोबरेशन इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है, तो वो पूरा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। तो किस टाइप से, जैसे कि अपना 73 और 74, किस टाइप से अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक ग्रांट भी होती है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आएगी, ठीक है।
14th और 15th फाइनेंस कमीशन में काफी सारे चेंजेस हुए डिस्क्रिशनरी ग्रांट को लेकर, स्पेसिफिक टाइप की ग्रांट को लेकर। तो ग्रांट का मतलब अनुदान, ठीक है। जैसे आपको आज सोलर का प्रोजेक्ट लगाना है, पार्क बनाना है, रोड रास्ते बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाना है, ये सब अपने, क्योंकि आप देखोगे 73rd के अंदर अपने कितने सब्जेक्ट है, 29, और 74th के अंदर 18 सब्जेक्ट्स। 18 सब्जेक्ट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। कई बार आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द पंचायती राज, निम्न में से कौन सा विषय पंचायती राज के अंदर आता है। तो सोचो कि एग्रीकल्चर वाला पार्ट, कई सारे कॉमन भी है, ठीक है, वाटर वाला पार्ट, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है, एक तो उनका खुद का जनरेटेड टैक्स रेवेन्यू होगा, दूसरा जो फाइनेंस कमीशन के थ्रू उनको अपर लेवल से ग्रांट मिलती है उसके थ्रू उनका फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइजेशन का मतलब ही है ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक फंड किस प्रकार से प्रोसीड करेगा। क्लियर? या और भी कुछ डाउट है? ठीक है, बाकी सब लोगों को क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा सब, इसको भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, और ये सब अपन पढ़ने वाले आने वाली क्लासेस के अंदर। यस सो इन द फोर्थ क्वेश्चन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का जो ऑप्शन है, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो मतलब फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ही है ना पंचायती राज सिस्टम का? नहीं, देखो पंचायती राज सिस्टम आप जब पढ़ते हो तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी है, कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस है, ठीक है, और कुछ आपके कंपलसरी प्रोविजंस है। एक क्लासिफिकेशन फंडामेंटल अकाउंट, जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है। फंडामेंटल क्यों नहीं है, इसका एग्जांपल देता हूँ। जब हम इसको संवैधानिक स्टेटस देने की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा पंचायती राज सिस्टम तो हमारा नेहरू जी के टाइम पर नागौर से स्टार्ट हो चुका था, अपने राजस्थान से 1954 के अराउंड। तो पंचायती राज व्यवस्था पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा जब दिया गया तब इसके मूल जो पॉइंट को लेकर बात की गई वो बोला गया कि किस तरह से हमें नीचे के लेवल तक हमारी पावर्स या शक्तियों को ट्रांसफर करना है और किस प्रकार से लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो डेवलपमेंट में बढ़ाना है। राजनीतिक जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही और अदर टाइप की जवाबदेही इसके सब्सिडियरी पार्ट है, बट इसका ओरिजिनल पार्ट नहीं है। मतलब ओरिजिनल का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए, जैसे कि आपसे पूछूं कि आपको सिविल सर्विसेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका मूल ऑब्जेक्टिव है, आरएस आपका सब्सिडियरी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग बोलोगे सर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप आरएस का एग्जाम भी देते हो, तो वो आपका सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आप जिसे एक पर्टिकुलर तैयारी करते हो वही रहेगा। तो ये जो मेंशन है इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग बोलोगे ओबीसी रिजर्वेशन पंचायती राज में है या नहीं है? अब मैं आपको बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपल्सरी प्रोविजंस इन पंचायती राज, निम्न में से कौन से पंचायती राज में अनिवार्य प्रावधान हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, वुमेन रिजर्वेशन, एससी एसटी रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन। अब आप ये पूछ सकते हो सर ओबीसी रिजर्वेशन भी है, लेकिन वो अनिवार्य प्रावधान में नहीं है, वो वॉलेंटरी है। आप चाहो तो दे सकते हो, स्वैच्छिक है, और चाहो तो मना भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, कंपल्सरी प्रोविजन तो 33% ही है वुमन को, लेकिन कई राज्यों में 50% भी है। राजस्थान में देख लीजिए 50% वुमन रिजर्वेशन है पंचायती राज के अंदर। जो भी गांव से बिलोंग करते हैं उनको लोग पता ही होगा कि 50% वुमन रिजर्वेशन है पंचायती राज के अंदर। अब आप बोलोगे सर कंपल्सरी तो 33 है, बट उसको बढ़ाया जा सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, हमें लैंग्वेज से फेमिलियरिटी बढ़ानी है। लैंग्वेज से फेमिलियरिटी का मतलब है यूपीएससी की लैंग्वेज, ताकि हमारी रीडिंग हैबिट फास्ट होती है, और जो एग्जाम में मैंने आप लोगों को बताया था ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उस तक पहुंचने के लिए हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सब लोगों ने क्वेश्चन रीड किया? तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ठीक है, इसका हिंदी में है, लोकसभा में लंबित विधेयक 17 वसांत पर समाप्त हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ की लर्निंग क्या होगी, दो चीजों में डिफरेंस, जो आपका एडजर्नमेंट है और प्रोरोगेशन है।
दोनों चीजें आप पढ़ते हो? एडजमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस है? एक होता है आपका स्थगन, एक होता है आपका 17वां। ठीक है, तो एडजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे सोचो मैं आज लोकसभा स्पीकर हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि आज की सीटिंग 2 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। एडजन फॉर 2 आवर्स, एडजन फॉर 10 आवर्स, एडजन फॉर 2 डेज, एडजन फॉर 4 डेज। तो हम 2 दिन बाद वापस मिलेंगे, 2 घंटे बाद वापस मिलेंगे, बट मिलेंगे तो सही। ऐसा तो नहीं है कि बस अब सेशन ही खत्म हो गया, क्योंकि जनरल आप देखते हो हम समर सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन 3 सेशन होते हैं। 2 तो कंपलसरी है, क्योंकि 6 महीने के अंदर आप लोगों को पता है कि होना चाहिए। और कोविड के टाइम पर आप लोगों को पता है 2 ही सेशन हुए थे। काफी डिबेट चली थी उस टाइम पर जब उन्होंने वो एक सेशन ही स्थगित कर दिया था, जबकि क्योंकि उस टाइम पर काफी सारी डिबेट्स चल रही थी फार्मर बिल्स को लेकर भी, तो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा सेशन ही उड़ा दिया कोविड के नाम से। उस टाइम पर 2 ही सेशन हुए थे। तब से क्वेश्चन आने लग गया कि डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट, यूपीएससी ने, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखोगे पहले 1950-51 के आसपास जब सीटिंग होती थी लगभग 120 से 130 दिन सीटिंग चलती थी, और आज घट के 33 दिन रह गई है। ठीक है, अगर उसका इफेक्टिव निकाला जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स जो अपन निकालते हैं पीआरएस इंडिया से या अदर जगहों से। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये सबको समझ में आया एडजमेंट का मतलब कि मिलेंगे वापस 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4, लेकिन प्रोरोगेशन के बाद अगले सेशन में मिलेंगे सीधा। विंटर सेशन में तो विंटर सेशन खत्म हो गया, अब जब नेक्स्ट सेशन आएगा अपना, ठीक है, समर सेशन आएगा तब अपन मिलेंगे, बीच में अब नहीं मिलेंगे। तो एडजमेंट करता है आपका स्पीकर या आपका चेयरमैन, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगा। और प्रोरोगेशन कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो फर्स्ट तो ये इतना सा चीज, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि एनालिसिस जब आप करना सीख जाओगे, सिर्फ ये टिक करके नहीं निकलना कि हाँ बस हमें आता है, टिक कर दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। ये सारे बिल के टाइप्स पढ़ेंगे कि किसके साथ साथ क्या क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी बिल अगर लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, प्रोरोगेशन हो गया मतलब नेक्स्ट सेशन तो वापस आएगा। ठीक है, अगर हमारा आज विंटर चल रहा है तो नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी बिल पेंडिंग है जो लोकसभा में, वो प्रोरोगेशन पर लैप्स नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर लिख देता मैं, ठीक है, A notice pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation। एक वर्ड चेंज किया है बस, बिल पहले विधेयक था, अब उसको मैंने नोटिस चेंज कर दिया, स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। जितने भी नोटिस पड़े हैं वो वापस आपको दोबारा लाने पड़ेंगे। अगर आपने कोई नोटिस दिया है कि मुझे इसके अगेंस्ट में कुछ बोलना है, या बेसिकली इस पर मुझे कुछ बात करनी है, कुछ डिबेट करनी है, किसी भी टाइप का नोटिस, क्योंकि नोटिस आप देखो स्पीकर को, स्पीकर ही अलाउ करेगा आपको, तो सारे नोटिस वगैरह सारे आपके लैप्स हो जाएंगे। लेकिन जो बिल पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगा, वो वापस से बेसिकली जब नई लोकसभा बैठेगी, नई लोकसभा का मतलब नया सेशन जब आएगा, तो उसके अंदर वापस से उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज अपन और भी डिटेल में देखेंगे। सेकंड बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, सेकंड बोलता है अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर एक बिल जो पेंडिंग है, मतलब कोई भी विधेयक जो राज्यसभा के अंदर लंबित है, जो कि लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है। ध्यान से सुनना, एक बिल राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है लेकिन लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया है, शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के डिसोल्यूशन पर वो लैप्स नहीं होगा। कोई मुझे रीजन बता सकता है? नोट मूव नहीं, नोट पास। यस, तो अगर आप सोचो, सिंपल सी चीज है, आपकी लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर तो पेंडिंग ही है, मतलब पास होना बाकी ही है, और लोकसभा से भी वो पारित नहीं हुआ है। तो अगर मान लो लोकसभा डिसोल्व भी हो जाती है तो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा पास करेगी उसको, अभी पारित तो हुआ नहीं। मान लो अगर इन एनी केस लोकसभा डिसोल्व भी हो गई, कुछ भी हो गया, तो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा देखेगी, क्योंकि अभी पास तो हुआ नहीं। पास हो जाता तो हमें कुछ तकलीफ होती, फिर हम देखते कि अगर लोकसभा डिसोल्व हो गई तो क्या होगा, क्योंकि अगर मान लो पास हो गया और लोकसभा डिसोल्व हो गई तो नई लोकसभा में इसको दोबारा डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन उठेगा हमारे माइंड के अंदर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स की अपन स्टडी करेंगे कि किस बिल के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, पहला जो स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, गलत है, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, नोटिसेस लैप्स हो जाएंगे।
सेकंड जो क्वेश्चन है कि अगर कोई भी बिल राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ है तो वो लैप्स नहीं होगा, तो वो करेक्ट है। इज इट क्लियर? इसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी के लिए मुझे सारे बिल्स को डिटेल में आप लोगों को बताना पड़ेगा, बट ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि नोटिस और बिल के अंदर फर्क है। ठीक है, नोटिस आप किसी भी चीज के लिए, जैसे कि कोई भी डिबेट के लिए आपको अग्रिम नोटिस देना ही पड़ेगा। आपको इवन कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी डिस्कशन करवाना है, तो आपको अग्रिम नोटिस स्पीकर को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन 5। यस, ऑप्शन बी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपका जो अगर राज्यसभा में बिल पेंडिंग है, मतलब राज्यसभा से तो दोबारा पास होना ही है, दोबारा राज्यसभा को पास करना बाकी है, और लोकसभा में भी पेंडिंग है, तो डिसॉल्व होने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब नई लोकसभा आएगी तो उसको दोबारा पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती अगर ये बिल राज्यसभा लोकसभा से पास हो चुका होता, तब हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड कीजिए फटाफट से। ये जो मैंने आप लोगों को बताया था चीफ सेक्रेटरी वाला, वही क्वेश्चन है ये। सब लोगों को समझ आ रहा है पीछे तक सारी चीजें? तो हमें 120 डेज हमारी प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चंस को लेकर इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन हम हमारे दिमाग से फ्रेम कर सके कि इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको। Chief Secretary in a state is appointed by the governor of that state, और Chief Secretary in a state has fixed tenure। ये अप्लाइड क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें भी काफी सारी कंट्रोवर्सी चली थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी ये थी कि लेटर तो गवर्नर के नाम से आ रहा है, लोगों ने सारे लेटर निकाल दिए थे उस टाइम पर कि चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लेटर निकाल दिए गए थे, और बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर नीचे लिखा होता था कि राज्यपाल की आज्ञा से, और नीचे साइन होते थे। तो उस टाइम पर डिबेट चली थी कि अपॉइंटमेंट, लेकिन इसमें पूरा का पूरा रोल चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कौन आपका चीफ सेक्रेटरी बनेगा, बट वो ऑर्डर जो निकाला जाता है वो गवर्नर के नाम से निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है, यूपीएससी ने इसका पहला स्टेटमेंट है वो गलत माना है, और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है ही। चीफ सेक्रेटरी का कोई फिक्स टेन्योर होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट बदलती है, बीच में भी चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, राजस्थान का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हमारी जो अभी तो थोड़ा 1-1.5 साल तो हो ही गया होगा। ठीक है, उषा शर्मा जी जो कि हमारी वो एक्चुअली पहले डेपुटेशन पर दिल्ली थी, और उनके जो हस्बैंड है, हाँ, वो अभी जो राजस्थान का जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहाँ से 500 मीटर पर ही ERCL नाम से एक ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेशन जो डिपार्टमेंट होता है उसके डायरेक्टर है। वो भी रिटायर हो चुके, बट उनको एक्सटेंशन दिया गया उस डिपार्टमेंट के अंदर, और उनकी वाइफ को एज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान लाया गया। पहले दोनों हस्बैंड वाइफ दिल्ली डिप्यूटेशन पर थे, दोनों IAS ऑफिसर्स। ठीक है, तो कोई फिक्स टेन्योर तो होता है। ये तो आप जनरल अपने दिमाग से भी लगा सकते हो कि आप देखो किसी भी स्टेट का उठाकर कभी भी गवर्नमेंट बदल देती है, और सबसे पहले तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है सबसे पहले काम ही क्या होता है, नेक्स्ट डे आप लोगों ने देखा होगा IAS IPS के तबादलों की लिस्ट आना चालू हो जाती है गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि सबके अपने फेवरेबल लोग होते हैं, वो बेसिकली वहां पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ, चाहे पूरा का पूरा सेक्रेटरीट चेंज हो जाता है। बट राजस्थान में क्या एक फायदा है जो मैंने गुजरात वर्सेस राजस्थान में देखा, गुजरात के अंदर तो 27 सालों से एक ही गवर्नमेंट है, और इस साल तो सारे रिकॉर्ड ही उन्होंने तोड़ दिए मोदी जी ने। 45 किलोमीटर के रोड शो अहमदाबाद सूरत जैसे 156 सीट्स गुजरात के इतिहास में कभी नहीं आई। ठीक है, 156 सीट्स 27 साल के बाद वापस उस पार्टी को मिलना। ठीक है, वो कैसे इतना वो समझ नहीं आता, बट वहां पर ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू राजस्थान। ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है और वहां पर पॉलिटिशियंस सरकार चलाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो पार्टी की मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, पॉलिटिशियंस बहुत हावी हो जाते हैं। यहाँ पर क्या अल्टरनेटिव चल रहा है अपना, 97 के आसपास से तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट चल रही है अपनी, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेसी में मेरे काफी सारे फ्रेंड वगैरह हैं, जैसे भी निशान जैन जो जालोर कलेक्टर हैं, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि क्या क्या फर्क है इधर और उधर। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। निशान जैन को तो हिंदी मीडियम वाले सब जानते ही होंगे। ठीक है, AR 13 2013 के टाइम पे। ठीक है, तो वो अभी पहले जयपुर में थे, अभी जालोर कलेक्टर है।
तो वो उनसे जब बात होती है तो कि हाँ क्या क्या चेंजेस दिखते हैं वो सारे विजिबल हो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चीफ सेक्रेटरी वाला ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, इसका जो यूपीएससी ने आंसर दिया है वो पहला उन्होंने सीएम वाला ही माना है, गवर्नर को नहीं माना। उसमें लिखा हुआ है चीफ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द सीएम ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड भी गलत है, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला एक मिनट बताता हूँ। वो सब लोग जो मैंने आप लोगों को बोला था ना, इसमें तो नहीं है वो क्वेश्चन, शायद 18-19 में वापस रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, उसमें ऑप्शन थे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, कि सभी की सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। एक स्टेटमेंट ये था। और सेकंड था गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द इट। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अगर आप पढ़ोगे फीचर्स ऑफ संसदीय सरकार प्रणाली के, तो उसमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और आपका कैबिनेट गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, इसके पीछे सेम रीजन था कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है और कैन बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन होता है। आप लोगों को पता है कि अगर मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फीचर ये भी होता है मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिली है उसी की सरकार अपन बनाते हैं। तो अगर उसके पास बहुमत नहीं होता, उसके पास ट्रस्ट नहीं होता, तो बेसिकली उसको रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस So, but the question which you read, it has the word parliament, not Lok Sabha. पार्लियामेंट के अंदर आपका लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और इवन प्रेसिडेंट भी आता है। But in the question, what if we'll mark the question wrong because the Council of Ministers is responsible to Lok Sabha, right? यस, Then हाँ देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि कई बार यूपीएससी क्या करती है, उसमें तो उन्होंने लोकसभा लिख दिया था। सब लोग ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार लोकसभा नहीं लिख के यूपीएससी पार्लियामेंट लिख देती है। तो हम उसको क्या माने? जैसे क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में उन्होंने पार्लियामेंट लिख दिया, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार पार्लियामेंट लिखने का मतलब भी उनका होता है कलेक्टिव वाला पार्ट, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो लोकसभा, राज्यसभा और इवन प्रेसिडेंट को भी कंसीडर करते हैं। प्रेसिडेंट क्यों आता है? क्योंकि फाइनल साइनिंग अथॉरिटी कौन होता है? क्योंकि आपने देखा कि कोई भी बिल आया लोकसभा से, राज्यसभा से सबसे पास होने के बाद, वो जब तक कानून नहीं बनता, जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर ना करे। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म बोला है, और जो नीचे के ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन, ध्यान रखना कि हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ढूंढना है कि उन चारों में से बेस्ट सूटेबल कौन सा है। ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ये आपकी डीपीपी में कवर करवा दूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो छूट जाते हैं वो डीपीपी के थ्रू कवर करवा दूंगा, ताकि आप यूपीएससी की लैंग्वेज से पूरी तरह फेमिलियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो। एज पर द ग्राम न्यायालय एक्ट, ये वाला ही है ना? विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वाला क्वेश्चन स्टेटरी बॉडीज में से आप ले सकते हो, कोई भी एक्ट वगैरह जो अपने बनते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिना, अपने पास इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी एक जनरल नॉलेज से आंसर कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान रखना, एक इस लूप होल के चक्कर में बताना कि कहीं भी एनी दिखा तो हटा दिया, कहीं भी अगर कोई भी जो ऊपर पढ़ता ना कि ऐसी एक्सट्रीम टर्म है तो उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कई बार अपन एलिमिनेशन के चक्कर में उसको हटा देते हैं, तो यूपीएससी कई बार आपको उस चीज में फंसा देगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, देन अपन अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, देन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, ग्राम एक न्यायालय एक बनाया है अपन ने, तो वहां पर अपन ऐसा तो रखेंगे रेस्ट्रिक्ट केवल और केवल सिविल केसेस की सुनवाई होगी और क्रिमिनल की नहीं होगी। ये जनरल स्टेटमेंट है ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर, क्योंकि इसका पर्पस क्या है? मीडिएशन अपन को करना है, ठीक है, मध्यस्थता करनी है, सुलह के लिए कॉन्सिलिएशन पे प्रयास करना है, ताकि बेसिकली जो लंबित मामले हैं वो कम हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा
हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनमें सब में मिला के 3.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, ठीक है, और इवन 4 करोड़ भी पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो आप वहां पर देखोगे कि उसमें पीआईएल का बहुत बड़ा रोल है, जो आप पढ़ते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि सोचो अब पर्टिकुलर किसी के साथ भी कोई इशू हुआ, मैं भी पीआईएल फाइल कर सकता हूँ उसके बिहाफ पर, कोई एनजीओ भी कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, तो पीआईएल की भरमार होगी। और पीआईएल लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए फाइल करने लगते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए, वो एग्राइव्ड पार्टी का तो पता नहीं, अपना इंटरेस्ट के लिए बेसिकली पीआईएल फाइल कर दी जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा अभी जो लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन वाला वर्डिक्ट आया था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें भी 58 पेटिशंस थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था, क्योंकि इस पे 4:1 पे उन्होंने डिसीजन दिया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना, वो क्या इम्पोर्टेंट है, वो एक जज ने मना किया तो किस बिहाफ पर मना किया, वो चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये करंट अफेयर्स में अब आपको आ जाएगा क्वेश्चन कि एक जज जस्टिस वी नागरत्ना लेडी है, ठीक है, तो उसने बेसिकली डिसेंट किया। डिसेंट मतलब वो पक्ष में नहीं थी उस जजमेंट के, 4 जजेस पक्ष में थे, एक जज पक्ष में नहीं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि उनका डिसेंट क्या है, क्यों उन्होंने मना किया कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा नहीं था। और काफी सारे 4 जजेस ने भी माना, आप सोचो। यस होना चाहिए था, पर उन्होंने कहा कि ये अब लारों को टाइम डिले हो गया, इसका मतलब नहीं रहता इसका। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण रीजन था, इसके लिए लोग बनाना चाहिए था। ओके, यस यस यस, एक इम्पोर्टेंट रीजन था कि आरबीआई के साथ कंसल्टेशंस, ठीक है। वो बाकी 4 जजेस ने बोला कि आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल है, बट आरबीआई के साथ प्रॉपर चैनल ऑफ कंसल्टेशंस नहीं हुए, सारे स्टेक होल्डर्स को पक्ष में नहीं लिया गया। और बाकी 4 जजेस ने भी ये चीज एक्सेप्ट की कि डिमोनेटाइजेशन से भले उसके एम पूरे नहीं हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एम ही शिफ्ट कर दिए। एम क्या था, पैरेलल या ब्लैक इकोनॉमी को कर्व करना, ठीक है, टेरर फंडिंग को हटाना, यही तो था, ताकि ब्लैक मनी चली जाएगी तो टेरर फंडिंग ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिजिटलाइजेशन। इतने सारे एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखे होंगे, भीम, गूगल पे, फोन पे, ताकि डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, आरबीआई की रिपोर्ट ने भी बोला कि मोर देन 90% जो पैसा था वापस सिस्टम में आ गया। तो कहां पर ब्लैक मनी कर्व हुई, तो उस चीजों को लेकर डिसेंट दिया गया। तो कभी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटलाइजेशन, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें मैं ये भी लिखूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी, इसमें मैं ये भी लिखूंगा डिजिटलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, टू कर्ब द ब्लैक मार्केट और पैरेलल इकोनॉमी, टू कर्ब द टेरर फंडिंग। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है और आपका जो बाकी फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये इसका सब्सिडरी एम है, फाइनल ऑब्जेक्टिव नहीं था। कभी स्टार्टिंग में डिमोनेटाइजेशन आया तो कभी बेसिकली इसके मूल उद्देश्य में ये बात नहीं की गई कि डिजिटलाइजेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना है, तो वो उसके साइड ऑब्जेक्टिव्स थे। यस, यस, नहीं बताया। यस, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने फिक्स बात बताया नहीं था, लेकिन जिन चीजों पर वो निकाला गया था, जैसे कुछ ना कुछ आपको रीजन देना पड़ेगा। वो मेरा रीजन है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रीजन दिए गए, तो उन्हीं को अपन बेसिस मानेंगे। और ये खुद चीज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने स्वीकारी है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के खुद 4 जजेस बोले हैं कि भले ही इसका मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन एज पर द लॉ ये जो एक्ट था वो वैलिड था। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, इस क्वेश्चन में तो ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को सुन सकता है। और सेकंड जो है, एक्ट अलाउड लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स और रिकॉन्सिलिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपके स्थानीय सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी सहायता से मध्यस्थता और सुलह का काम करवाया जा सकता है, और ये हम कर भी रहे हैं आज, ठीक है, ताकि बेसिकली मामलों को बिना न्यायालय जाए ही हम सुलझा सके। ये एक इंपॉर्टेंट एम है। जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर विल बी बी।
अगर कहीं पे गलत लिखा हुआ हो सी तो आंसर कर लेना, इसका आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करेंगे। मिनिमम एज 21 आपके चुनाव लड़ने के लिए और वोट देने के लिए 18, ठीक है। तो पंचायती राज में अगर आपको सरपंच बनना हो, किसी को सरपंच का चुनाव लड़ना हो या वार्ड पंच का चुनाव लड़ना हो, तो 21 साल के अगर आप हो चुके हो तो पंचायत से चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड पढ़िए एक बार स्टेटमेंट। कई लोग जो गांव से उनको जरूर पता होगा, उनकी अगर पंचायत में कभी ऐसा हुआ हो, सरपंच की मृत्यु हो गई हो या कुछ भी ऐसा चीज हुआ हो, तो उनको डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली देखी थी। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिसकी पॉपुलेशन 5000 से कम है, तो वहां पर हमारे सरपंच की मृत्यु हो गई थी। तो जो दोबारा सरपंच बना था वो सिर्फ रिमाइंडर टाइम के लिए था, ठीक है। जैसे कि मान लो 3 साल बाद सरपंच की मृत्यु हो गई, तो जो दूसरा सरपंच दोबारा नया बनेगा उसका टेन्योर कितना होगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं 6 महीने ही बचे हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए बेसिकली जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे वो बेसिकली उसको पूरा नया टेन्योर मिलेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड आपका सीज बचा है, तो उसके लिए फुल टाइम पीरियड मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल सही है, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। किसी को डाउट है इस स्टेटमेंट में? बिल्कुल बेसिक, बट इसमें आपको लर्निंग सीखनी है। आपको वॉलंटरी प्रोविजंस क्या है, कंपल्सरी प्रोविजंस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है, 29 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब आप लोगों को एक बार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ग्राम सभा के लिए क्या एज है, क्या मीटिंग्स है, वो सब चीजें। यस, इलेक्शंस होंगे जब भी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि 2 महीने तो इलेक्शन करवाने में इनको लग जाते हैं। जैसे आज किसी सरपंच की मृत्यु हुई तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में इलेक्शन हो जाए, 2-3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर वो दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं। तो 6 महीने से कम का टाइम बचा है, तो 2-3 महीने तो वैसे ही उनके निकल जाएंगे। तो जो भी फ्रेश इलेक्शन होगा उसमें जो नया सरपंच बनेगा उसका टेन्योर पूरे का पूरा 5 साल का होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है सब लोगों को पीछे तक? चलिए, मैंने जब यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉलिटी चालू किया था, तो स्टार्टिंग में क्या है, दोनों प्री कम मेंस दोनों बेस थे, तो लोगों को मैं आंसर राइटिंग कराता था, मतलब डेली 2 क्वेश्चन देता था, और डेली मतलब पर्सनल बेसिस पे मैंने काफी सारी कॉपी चेक की। तो उस मतलब लगभग 1 साल के टेन्योर में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था स्टूडेंट के आंसर्स के अंदर, क्योंकि एक्चुअली पहले तो क्या है, लोग पूरा का पूरा कथा लिख देते थे, कथा मतलब पूरी कहानी टाइप से लिखते थे, तो उन पर बेसिकली बहुत काम किया था 18-19 के टाइम पर। उसके बाद तो रिलोकेशन होने के बाद तो मैं बस मिनिमम टाइम के लिए इधर आता हूँ और बस पढ़ा के वापस चला जाता हूँ। वो भी अभी आना स्टार्ट किया है, बीच में 1-1.5 साल तो पूरा डिस्कनेक्टेड ही था मैं जयपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन रिपीट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो उसका 11। इसकी जगह एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बहुत कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना। इन 2 क्वेश्चंस की जगह एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, जो हमने इंट्रोड्यूस की थी, उस समय पर कौन से प्रधानमंत्री थे? सबको समझ आया? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951। तो फिर ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि अगर इतना पता है कि 1951 में हुआ है, तो फिर तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाने का ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अब इस पे और भी एलोबरेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि 9th शेड्यूल के अंदर क्या था कि कोई भी लॉ अपन ने बनाया और 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, या उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते थे।
तो अगर अभी कोई भी चीज को अगर नए शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है तो पहला तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि IR कोहिलो केस के अंदर ये क्लियर किया गया था कि अगर नए शेड्यूल के अंदर भी कोई लॉ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उसको अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हो। अब इसी के नीचे मैं एक स्टेटमेंट डाल दूं कि जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है, जितनी भी संसदीय कार्यवाहियां होती है, ये संसद के अंदर जितनी भी बातचीत होती है, उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हो क्या? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कोई भी MP ने कोई भी स्पीच दिया, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश की पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर आप कोर्ट जा सकते हो क्या? क्यों? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105, स्टेट का आर्टिकल 89 प्लस करो 194, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 ये किससे रिलेटेड है? संसदीय विशेषाधिकारों से। वैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी काफी न्यूज में रहता है, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191। ऐसे ही आपका जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है 123 और 90/213, 123 आपके प्रेसिडेंट के लिए 1 2 3, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को बोल बोल के इतना अपन रिपीट करेंगे, जितना अपन इसको मुंह से बोलेंगे वो इतना आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि आर्टिकल 213। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा आपको डबल फायदा होगा, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत फायदा होगा। जितने आर्टिकल लिखोगे उतने आपके आंसर एक्यूरेट रहेंगे। ग्राम सभा लिख रहा हूं तो 243 लिखूंगा ही लिखूंगा, तो उसको लगेगा इसको होलिस्टिक आइडिया, इसको पता तो है कि संविधान क्या है, कौन से आर्टिकल में ग्राम सभा का जिक्र भी हमने किया है। ठीक है, चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? 11। ये 11 क्वेश्चन रीड करिए। ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपसे भी मैं डिस्कशन में ले रहा था। वैल्यू ऑफ वोट कितनी हो गई है अभी? 708 से 700। तो ध्यान रखना इसमें MP के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जितने भी स्टेट के MLA है उनका टोटल सम अप करते हैं और नीचे बेसिकली टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाते अपन, ध्यान रखना। अगर लोकसभा के लिए अलग फॉर्मूला लगा ले, राज्यसभा के लिए अलग लगा ले तो वेरिएशन आ जाता, क्योंकि अपन MLAs के लिए तो सब स्टेट का अलग अलग पॉपुलेशन है, सब स्टेट के अंदर अलग अलग MLAs है। तो राजस्थान के अंदर कितने हैं? 200। हमारी विधानसभा के अंदर कितने मेंबर हैं? अपने स्टेट का तो कम से कम पता होना चाहिए कि अपने स्टेट में कितने विधानसभा मेंबर्स हैं, 200। ठीक है, जैसे अभी गुजरात के अंदर 182 है, यूपी के अंदर मोर देन 400 मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपन डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखना MLA की वोट की वैल्यू तो वेरी करेगी स्टेट बाय स्टेट, बट MP के लिए एक ही फॉर्मूला है, चाहे लोकसभा का MP हो चाहे राज्यसभा का MP हो। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा कोई सा भी MP हो उसकी वोट की वैल्यू सिमिलर रहेगी, जो कि अभी कितनी है? 700, जो कि रिड्यूस हुई है 708 से 700। रीजन क्या है? रीजन है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो अब यूटीज अपनी बहुत सारी हो गई है, लद्दाख हो गया है, JNK हो गया है, बट एक मर्ज होगी, दादरा नागर दमन दीव अपनी मर्ज होगी। ठीक है, पहले सिमिलर यूटी थी। तो मैं छोटा सा सवाल आपसे बना दूं, मान लो कि आप सिंपल सा सोचना कि बहुत छोटी छोटी सी यूटी है दमन दीव, ठीक है, गुजरात के साथ मर्ज कर देते, दादरा नागर को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देते, इतना सा है, मतलब समुद्र के अंदर एक दो बूंदे डालोगे, एक बाल्टी डालोगे, इतना सा इसमें मर्ज हो जाते हो, क्यों नहीं किया? यस, क्योंकि आप लोग देखोगे ये वो लोग हैं जिनकी एक यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक कस्टम्स है, यूनिक इनका कल्चर है। अगर इनको अपन ने एसिमिलेट कर दिया गुजरात के साथ तो गुजराती हो जाएंगे, महाराष्ट्र के साथ कर दिया तो मराठी हो जाएंगे। ठीक है, उनके कल्चर वल्चर वो सब उनको पता भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, गुजराती लोग उनका कल्चर क्यों एक्सेप्ट करेंगे, या उनको क्यों इंडिपेंडेंस देंगे कि हमारे हिसाब से चलो। तो इसलिए उनके लैंग्वेज को, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपन ने सेपरेट, अब ये जो अपन ने उन दोनों को ज्वाइंट किया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से है। क्योंकि आप देखोगे एक कैडर होता है अपने इसके अंदर, जब आप इंटरव्यू के अंदर आओगे तो पढ़ने का मौका मिलेगा, एकमट कैडर, जिसे अंडमान भी आ जाता है, गोवा भी आ जाता है, और बाकी सारी मणिपुर, बाकी सारी यूटीज वगैरह भी आ जाती है, जिसमें आपका दादरा नगर दमन दीव है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, उसके अलावा लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, सारी यूटीज भी आ जाएगी। उनका एक सेपरेट कैडर होता है एगमुट नाम से।
तो आप सोचो कि दादरा नागर के अंदर भी अलग से एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा भवन बनाना पड़ेगा, पूरा वहां का सेटअप करना पड़ेगा, सीएम का जो भी अगर असेंबली है तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा बनाना पड़ेगा। दमन दीव का भी पूरा बनाना पड़ेगा, जबकि है वो छोटी छोटी यूटीज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से कन्वीनियंस के लिए और थोड़ा एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए मैंने उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो ये ओरिजिनल रीजन है कि दादरा नागर दमन दीव को अपन ने क्यों मर्ज किया और क्यों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ नहीं डाला, उनके यूनिक कल्चर कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है जो मैंने आपसे बात की थी। Which one of the following reflect the nicest appropriate relationship between law and liberty? ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए, बट ऑप्शन देखते हैं अपन, उससे अपन इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? अब देखो इसमें एलिमिनेशन कैसे होगा। सबसे पहले आप इसका ऑप्शन देखो, ए से अपन देखना चालू करते हैं। ए क्या बोलता है, इफ देयर आर मोर लॉज, यदि कानून बहुत सारे होंगे तो देयर इज लेस लिबर्टी। ठीक है, तो लिबर्टी कम होगी, एक जनरल स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। सेकंड को भी मत पढ़ो, थर्ड पढ़ो। इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। ये तो आपका कोई स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं है कि अगर लिबर्टी है तो जो लॉज है वो पीपल के द्वारा बनाए जाएंगे। इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग ही यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर डी पढ़ो, अगर लॉज को बहुत जल्दी जल्दी चेंज किया जाता है तो लिबर्टी खतरे में आ सकती है। ठीक है, ये भी कोई मीनिंगफुल यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है जहां पर आप लॉ एंड लिबर्टी को रिलेशनशिप दिखाना। ए एंड बी में थोड़ा सा सोच सकते हो। बी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बोलता है कि यदि ज्यादा लॉज होंगे, इफ देयर आर नो लॉज, अगर कानून नहीं लॉज नहीं होंगे तो आपके पास लिबर्टी भी नहीं होगी। ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में एक फिलोसोफर है जॉन लॉक। ठीक है, और जॉन लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका कौन सा है, यूएसए का। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन किसके आइडिया से प्रभावित था, जॉन लॉक के आइडिया से प्रभावित था, क्योंकि इसने राइट टू लाइफ की भी बात करी थी, राइट टू लिबर्टी की भी बात करी थी, राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात करी थी। तीनों राइट्स की बात करी थी इसने, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये तीनों आपके जॉन लॉक के आइडियाज में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी से, बट ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में इसका रिफ्लेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मार्क किया था सबने? जो इसका स्टेटमेंट था वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट था और सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत था इसका, कि लोकसभा की एमपी की वैल्यू ज्यादा होगी राज्यसभा की एमपी से। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत था। तो 11th क्वेश्चन का आंसर था ए, 12th क्वेश्चन का आंसर होगा अपना बी। ठीक है, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप से क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना जहां पर भी आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे वहां पर आपको रिस्क टेकिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। मतलब ध्यान रखना एग्जाम में आपको कैसे असेसमेंट करना है अपना, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट के थ्रू आपके असेसमेंट होंगे। जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस, आप श्योर हैं कि 2 ऑप्शंस तो अपने पक्का एलिमिनेट कर दिए। अब वो 2 ऑप्शंस के अंदर अपन को रिस्क लेके देखना पड़ेगा कि क्या रेशियो हमारा सेट होता है। अगर 10 क्वेश्चन आपने वैसे अटेम्प्ट किए तो आपका कितना रेशियो है, कितने नेगेटिव है, कितने पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में ऐसा होगा 10 किए तो 6 गलत हो गए, 4 सही हो गए, बट उसको अपन को 10 में से 3 तक लाना है कि 3 गलत 7 सही। वो अपनी कांस्टेंट प्रैक्टिस से होगा। जहां पर भी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं वो आपके फेवर में आ चुका है, बट ये श्योर होना चाहिए इन बाकी 2 में से नहीं हो। ऐसा हो कि बाकी 2 में से आंसर निकल रहा है, ऐसा मत करना। अगर आप ये श्योरिटी हो कि 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं तो 2 ऑप्शन में रिस्क लेकर देखना ही देखना है। और वो रिस्क पहले मॉक टेस्ट के अंदर लेकर देखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पे आपने जादू मंत्र कर रहे हो कि ए लगा दिया, ऐसा नहीं। वहां पर आपको देखना है कि किस तरह से आप अप्लाइड नॉलेज का यूज करके बेस्ट कितना क्लोजेस्ट जा सकते हो, कितना आपका माइंड आपको कितना क्लोजेस्ट ले जा रहा है। स्टार्टिंग में माइंड कुछ भी करेगा, बट धीरे धीरे आपका माइंड उसको क्लोजेस्ट लेकर जाएगा। तो तब आपकी ऐसा फिगर आएगा कि 10 ऐसे क्वेश्चन हैं तो आपके 3-4 गलत, बाकी 6 सही, तो आप बहुत पॉजिटिव में रहोगे। अगर उसको छोड़ दोगे तो आप रेशियो मैथमेटिक्स लगाना कि उससे आपको कितना मार्क्स ऊपर मिलते हैं। अगर 7-8 मार्क्स भी ऊपर जा रहे हैं तो बहुत है, उसकी वजह से वो लेना वर्थ है। बट ये चीज
डायरेक्ट अप्लाई नहीं, यूपीएससी में पहले अपन को बहुत सारे मॉक टेस्ट में इसको असेसमेंट चार्ट बनाना पड़ेगा, इस टेस्ट में इतना रेशियो रहा, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना क्लोजेस्ट माइंड लेकर जा रहा है, वो सारा अपन को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि इसमें 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की हुई है। तो मुझे बताओ कि रिसेंट अभी ईडब्ल्यूएस का और अपना एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, सब लोगों को ध्यान है? जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको अभी संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। पहला क्वेश्चन, आर्टिकल कौन सा है? 100 में तो आएगा ही नहीं। देखो कौन सा? हाँ, तो 103 तो ये तो आपने बताया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि एनसीबीसी को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है तो उनको अपन ने कौन से अनुच्छेद के अंदर डाला है? 338, थोड़ा क्लोज हो और क्लोज, 338 बी, यस। देखो बहुत सिंपल है, 338 में है एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड क्लास, 338 ए में है एनसीएसटी, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338 बी में है अपना एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज में है और ये 2022 के मेंस में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पे 2022 के अंदर जीएस2 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रीलिम्स के अंदर भी आने के चांसेस आपके रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा संवैधानिक संशोधन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपन ने इसके लिए किया है? कौन सा? नहीं, संवैधानिक संशोधन 99 के बाद ही आएगा ऑब्वियसली। 103 तो ईडब्ल्यूएस है, यस 102। देखो 99 है आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? नल एंड वॉइड। जो आपके सवाल में क्वेश्चन में देखो, जो 99 दिया गया है ना अमेंडमेंट, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि क्यों असंवैधानिक करार दिया? बिना रीजन के कुछ भी नहीं होगा पॉलिटिक्स के अंदर। उसके पीछे रीजन था कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा था एनजेक के अंदर, जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव से भी मेंबर्स थे और एमिनेंट जुडिशियल पर्सनालिटी भी आती और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते। अभी तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही करते हैं। वो केस पढ़े हो ना आपके, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट से। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये जब उन्होंने बनाने का ट्राई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड या संवैधानिक करार दे दिया। रीजन क्या था? कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इससे हार्म हो रहा है। और एक और रीजन था सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है, और आज बहुत न्यूज में है, जब से जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण, ये दो वर्ड, दोनों के बीच में बहुत पतली लाइन है, पता भी नहीं लगेगा कब जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवररीच हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे डिसीजन में, और उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि आजकल जुडिशरी सुपर लेजिस्लेचर बन चुकी है। सुपर पोप जैसे वर्ड सुना है ना आपने, तो जुडिशरी आजकल सुपर लेजिस्लेचर बन चुकी है। सुपर लेजिस्लेचर का मतलब लेजिस्लेचर को तो कर दिया साइड में, हम बनाएंगे कानून, और जुडिशरी के पास शक्तियां भी है। आर्टिकल 142, ठीक है, टू कंप्लीट जस्टिस के लिए वो कोई भी कानून बना सकती है, और उसका कानून पूरे इंडिया के अंदर ऐसा ही वैलिड होगा जैसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून, और उसने किया भी है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ करंट अफेयर्स का। अयोध्या केस, राम जन्मभूमि सबको पता है। अयोध्या केस का डिसीजन आया, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया। तो बता सकता है क्या यूज किया? अयोध्या केस का भी फाइनल डिसीजन आया, आप लोगों को पता है, थोड़े टाइम पहले, और वो पूरा का पूरा एरिया हिंदूज को दे दिया गया। यस, उस डिसीजन में ये भी बोला गया था कि अयोध्या के किसी भी प्रोमिनेंट प्लेस पर 5 एकड़ लैंड मुस्लिम्स को दी जाएगी ताकि वो अपना मुस्लिम का मॉस्क्यू वहां पर बना सके। अयोध्या के अंदर, अयोध्या के किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर। वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 दिया था ताकि सभी पार्टीज के साथ कंप्लीट जस्टिस हो।
तो ये सारे बहुत सारे यूजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के अंदर भी। जैसे अभी सबरीमाला वाला भी देखते हैं अपन, जिसको संवैधानिक बेंच के अंदर रेफर कर दिया गया है। अभी निर्णय नहीं आया है, बहुत सारी पिटीशंस थी, सबको क्लब किया और एक बड़ी संवैधानिक बेंच के अंदर इस मामले को रेफर कर दिया गया। निर्णय आना भी बाकी है, बट ये सब प्रोमिनेंट डिसीजंस है जो पॉलिटी के अंदर। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, पिछले 1 साल के अंदर जितने भी वर्डिक्ट्स आए हैं उनकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वहां से भी आप लोगों ने देखा होगा बीच में हादिया केस हुआ था, केरला की एक लड़की थी जिसने मुस्लिम लड़के से शादी की थी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरी अंडर आर्टिकल 21 उसी साल उन्होंने सवाल पूछ लिया था कि राइट टू मैरी या शादी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है। फिर प्राइवेसी का चल रहा था, पुट्टास्वामी जजमेंट केस, आर्टिकल पूछ लिया राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, वही आर्टिकल 21। तो जो भी न्यूज में ऐसा चलता रहता है वहां से सुप्रीम, बहुत बेसिक सवाल है। अब ये अपना गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक चीज बोलता हूँ, सिंपल क्वेश्चंस ये जो सबको आता है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत हो गया तो अपन पिछड़ गए, तो वो वहां पर कभी अपन को पिछड़ना नहीं है, सारी चीजों को अपने पास तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये जो मैंने आपको बताया 99 में आएगा एनजे। 100 कौन सा था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। सब लोगों को ध्यान होना चाहिए, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वाला कौन सा है, बांग्लादेश वाला। 101 कौन सा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, कॉमन टैक्स। ठीक है, 102 दैट इज द एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, जिससे उसको संवैधानिक दर्जा मिला अंडर आर्टिकल 338 बी। 103 ईडब्ल्यूएस, देन नेक्स्ट एंग्लो इंडियंस वाला, और 105 आप लोगों को पता है वो एससीबीसी वाला जो अधिकार उन्होंने स्टेट से छीन लिया था। ठीक है, जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर वो वापस से स्टेट्स को दे दिया गया है। तो ये सारी लिस्ट आपको 99 टू अभी जितने भी हो चुके हैं वो लिस्ट भी आप लोगों को मिलेगी, ताकि रिसेंट वाले अगर मैच द फॉलोइंग में आए किसी भी चीज को लेकर आए तो आपको पता होना चाहिए कि 99 कौन सा है, 100 बांग्लादेश है, 101 जीएसटी है, 102 एनसीबीसी है, 103 अपना ईडब्ल्यूएस है, 104 एंग्लो इंडियंस प्लस एसटी रिजर्वेशन है, 105 एससीबीसी कम्युनिटी के जो राइट्स स्टेट से छीन लिए गए थे वापस स्टेट्स को दे दिए गए हैं। सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लासेस वाला रिजर्वेशन वाले प्रोविजंस थे। अभी आप लोगों को ध्यान हो तो जस्टिस रोहिणी कमेटी ओबीसी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, वर्टिकल तो आपको पता ही है 60% जा चुका है, ईडब्ल्यूएस तक 50% की लिमिट थी। अब किसी राज्य में 49 है तो 59 हो गया होगा, किसी में फिक्स 50 है तो 60 हो गया। अब क्या है, जैसे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, अब इस 27% के अंदर बांटने की बात हो रही है, क्योंकि कई सारी कम्युनिटी है जिसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जस्टिस रोहिणी जो कमीशन है वो ओबीसी के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर, तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि जस्टिस रोहिणी कमेटी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, ऑप्शंस दे दिए जाए क्योंकि न्यूज में है। हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब अमंग द कम्युनिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्टिकल मतलब टोटल 100 में से डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी अपने पास 40% जनरल के लिए है, बाकी ऑलमोस्ट 60% आपका रिजर्व है। ठीक है, जैसे कि अभी आईएएस के लिए आपकी 180 सीटें आती है, फिक्स है हर साल आईएएस की सीटें 180 फिक्स है, तो 180 में से जनरल की कितनी बची, 40%, मतलब 18 चौक 72। 72 में से भी कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी वाले लेकर जाते तो उसमें चली जाती है थोड़ी बहुत सीटें। तो मतलब लगभग जनरल में किसी को आईएएस बनना है तो 60-65 के आसपास रैंक उसको चाहिए होगी, मतलब आईएएस के लिए पर्टिकुलरली। जनरल के अंदर विद इन 72 के अंदर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के लिए प्रयास करना है सब लोगों को। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो मैं आप लोगों को करंट अफेयर से भी टच दूंगा सारा, ताकि जितना भी डायनामिक पोर्शन से क्वेश्चंस बन सके वो भी हम यहाँ पर सारा कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से तो अपना लेक्चर शेड्यूल जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भी फटाफट से। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.